तो कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि डीमन किंग क्रेडोस को देखते हैं, जो फुल एटीट्यूड के साथ अपनी चेयर पर बैठा हुआ होता है और अपने मन में कहता है, मेरा नाम किम जांग हिल है और मैं कोरिया का एक आम सा ग्रेजुएट स्कूल स्टूडेंट हूँ। लेकिन ये सभी पहले की बात है, क्योंकि मैं कल अचानक से जिस गेम को सबसे ज्यादा खेलता था उस गेम के फाइनल बॉस यानी कि डीमन किंग क्रेडोस की बॉडी में आ गया। मुझे मालूम है कि ये काफी कॉमन स्टोरी है और इस गेम का नाम प्लडीन ऑफ ब्लड है और इस गेम का मेन मोटिव उस हीरो को रिवाइव करना है जो काफी लंबे समय से सो रहा था और वो जागने के बाद डीमन किंग को मारेगा और इस दुनिया को आजाद करेगा। मुझे मालूम है कि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं काफी बड़ी परेशानी में हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने का दरवाजा खोलकर कोई उस कमरे के अंदर आता है और कहता है, डीमन किंग। हम उस पर्सन के नाम को देखते हैं जिसका नाम जेफोस होता है और उसका लेवल 150 था। तभी वो डीमन किंग से कहता है, डीमन किंग, हमने सारी तैयारी कर ली है और हमारी पूरी सेना ह्यूमन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। तभी हम डीमन किंग की आर्मी को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा जोश में होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आज हम सभी इंसानों को मार डालेंगे और उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम इतने लंबे समय से अपने ही लोगों को खा रहे हैं, इसलिए आज हम इंसानों को खाकर अपने पेट को भरेंगे। आज हम इतिहास रचेंगे जो सदियों तक याद किया जाएगा। हम उस आर्मी के पहले कमांडर को देखते हैं जिसका नाम असुरा होता है और उसका लेवल 534 होता है। हम दूसरे कमांडर को देखते हैं जिसका नाम सिर होता है और उसका लेवल 531 होता है। हम तीसरे कमांडर को देखते हैं जिसका नाम हार्थक होता है और उसका लेवल 555 होता है। हम चौथे कमांडर बॉल को देखते हैं जिसका लेवल 539 होता है। हम उस पूरी डीमन आर्मी के सामने डीमन किंग यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। तभी वो अचानक से गुस्से में काफी जोरों से चिल्लाता है और कहता है, डीमन आर्मी, मेरे बात को ध्यान से सुनो। हमारे एमसी की बात को सुनकर पूरी आर्मी चुप हो जाती है और काफी ही ज्यादा सीरियस होकर हमारे मेन कैरेक्टर के बात को सुनने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, चाहे जो हो जाए मुझे इस वार को रोकना होगा। और फिर डीमन आर्मी से कहता है, मैं क्रेडोस यानी कि डीमन किंग, मैं तुम सबको आदेश देता हूं। और फिर काफी ही ज्यादा सीरियस होकर उन सभी से कहता है, आज और अभी से ही हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनने के लिए सभी लोग काफी ही ज्यादा एक्साइटेड थे और हमारे एमसी की ही तरफ देख रहे थे। तभी हमारा एमसी फुल एटीट्यूड के साथ कहता है, आज और अभी से ही हम लोग अटैक करना रोक देंगे और आज से ही हम लोग खेती करना शुरू करेंगे। डीमन किंग के बात को सुनकर उन चारों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। और फिर वो चारों काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, डीमन किंग, बकवास करना बंद करो, हम तुम्हारी बात को नहीं मान सकते। उन सभी भी बात को सुनकर हमारा एमसी एक डरावने फेस को बनाता है और अपने मन में कहता है, सच में ये चारों काफी ही ज्यादा डरावने हैं। हमारे एमसी के इतने डरावने फेस को देखकर उन चारों कमांडर के पसीना छूटने लगते हैं और वो चारों कांप जाते हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो आगे कुछ बोल दें। तभी अगले सीन में हम इस गेम के रियल हीरो को देखते हैं और अचानक से नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, आप इस गेम को 20वीं बार खेलने के लिए जा रहे हैं। और फाइनली हम इस गेम के रियल हीरो को देखते हैं जो फाइनली इतनी लंबी नींद के बाद जाग गया होता है और डीमन किंग को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। हम उस पर्सन के नाम को देखते हैं जिसका नाम किमची होता है और उसका लेवल 9990 था। किमची का लेवल इतना ज्यादा था, अगर पूरी डीमन आर्मी मिलकर किमची के ऊपर अटैक करे तो फिर भी पूरी डीमन आर्मी नहीं जीत सकती। और फिर हमारा एमसी अपने मन में कहता है, अगर मैंने इस युद्ध को रोका नहीं तो मैं फिर यकीनन उसके हाथों मारा जाऊंगा। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास्ट के बारे में बताता है, मैंने कोरिया यूनिवर्सिटी से फार्मिंग की पढ़ाई की थी और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था। मैं उम्मीद कर रहा था कि पढ़ाई करने के बाद मैं एक अमीर फार्मर बनूंगा और ऊपर से मैं काफी ही ज्यादा चालाक और स्मार्ट स्टूडेंट था। अगर साफ साफ कहें तो मैं एक टॉप ग्रेजुएट स्टूडेंट था। तभी हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो हमारी एमसी से कहता है, जंग जियोल, तुम काफी ही ज्यादा चालाक और स्मार्ट स्टूडेंट हो, क्या तुम मेरे लिए इस काम को कर सकते हो और इससे तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। हम दूसरे प्रोफेसर को देखते हैं जो कहता है, मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारी मदद चाहता हूँ क्योंकि तुम इन कामों में काफी अच्छे हो। तभी हम एक और पर्सन को देखते हैं जो हमारे एमसी से कहता है, जंग जियोल, क्या तुम मेरे खेत के अंदर इन बीजों को बो सकते हो। तभी हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी हालत इन सभी कामों को करके काफी ही ज्यादा खराब थी और वो अधमरे हालत में कहता है, मैं उन सभी का एक नौकर बन गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्यों मैं उन सभी के कामों को कर रहा हूँ। आखिरकार ऐसी लाइफ जीने का क्या मतलब है। और ऊपर से मैं उन प्रोफेसर के लिए जिन कामों को करता हूँ वे प्रोफेसर उन सभी कामों के क्रेडिट को खुद ही रख लेते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर किसी डीमन की तरह काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वे हरामखोर, मैं उन सभी को मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। आखिरकार वे सभी लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और इन सभी की वजह से मैं धीरे धीरे पागल होने लगा और इस सदमे से बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो रास्ता था गेम खेलना।
एक ऐसा गेम जिसके अंदर लेवल अप करना काफी ही ज्यादा मुश्किल था और ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं था जिसने इस गेम को 19 बार क्लियर किया हो। मैं उस गेम को जीतना चाहता था और फील करना चाहता था कि जीतने के बाद कैसा फील होता है, और इसीलिए मैं बिना सोए उस गेम को लगातार खेलता रहा। 1 बार, 2 बार, 10 बार, और फाइनली मैंने ब्लड ऑफ प्लेडीन गेम को 19 बार क्लियर कर दिया। हम देखते जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर का गेम कैरेक्टर किमजी होता है और उसने डीमन किंग को डिफीट कर दिया था। लगातार गेम खेलने की वजह से उसकी हालत काफी खराब होती है और वो खुश होते हुए कहता है, मैं काफी ही ज्यादा खुश हूँ, अब मैं इस दुनिया के अंदर काफी ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन इस गेम के अंदर एक और लेवल है, जो लेवल 20वां लेवल है, जिसे क्लियर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी और फिर मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी प्रोफाइल को देखता है, जिसका गेम कैरेक्टर किमजी होता है और उसका लेवल 9990 था। हमारा एमसी कहता है इस गेम के अंदर मैक्स लेवल 9999 है, इसलिए अब मुझे ज्यादा लेवल अप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अब मुझे 20वां राउंड खेलना चाहिए। तभी नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, क्या आप इस गेम को 20वीं बार खेलना चाहते हैं? ये सुनकर हमारा एमसी एस पे क्लिक कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर के एस पे क्लिक करते ही उस स्क्रीन से काफी ही ज्यादा रोशनी बाहर आने लगती है। अचानक से स्क्रीन से इतनी ज्यादा रोशनी बाहर आता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? तभी उसकी बॉडी से उसकी आत्मा अलग हो जाती है और उस स्क्रीन के अंदर चली जाती है। हम ब्लड ऑफ प्लेडीन के गेम की दुनिया को देखते हैं, जहां पर हमारे एमसी की आत्मा आ गई होती है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद वो काफी ही ज्यादा शांत था और अपने मन में कहता है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? नहीं, मुझे शांत रहना होगा क्योंकि मैं काफी ही ज्यादा चालाक हूँ और स्मार्ट हूँ। मुझे लंबी लंबी सांसें लेनी होगी। अगर मैं माहौल को समझूं तो अभी के लिए ये मेरी आत्मा है। मुझे पूरा यकीन है मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, बल्कि मेरी बॉडी से मेरी आत्मा बाहर आ गई है। तभी उसकी नजर टावर ऑफ लाइफ पर जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, टावर ऑफ लाइफ? इसका मतलब मैं ब्लड ऑफ प्लेडीन गेम के अंदर आ गया। तभी उसकी नजर क्लेडीन के टॉम पर जाती है। उस टावर को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर एक डेविल की तरह हंसते हुए कहता है, तो इसका मतलब मैं अब किमजी की बॉडी में जा रहा हूँ जिसका लेवल मैक्स है। तो इसका मतलब मैं इस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाऊंगा और इनविंसिबल हो जाऊंगा। अब मुझे मजा आएगा, हा हा हा। तभी उसकी नजर किमजी की बॉडी पर जाती है जो सो रहा था, लेकिन अचानक से वो काफी ही ज्यादा उदास हो जाता है। कौन जाने इस दुनिया के अंदर कब क्या हो सकता है। और किसी ने सही कहा है, ये दुनिया काफी बेरहम है। ये दुनिया पीतल दी, क्योंकि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की आत्मा किमची के बॉडी के साइड से गुजर जाती है और वो रोते हुए चिल्लाकर कहता है, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं आखिरकार कहां पर जा रहा हूं? तभी उसकी नजर डीमन किंग के बॉडी पर जाती है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है और वो घबराते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो होना था हो गया। सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर डीमन किंग काफी ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, तो आपको समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ है? अगर मैं कोई बेवकूफी नहीं करता तो मैं आज एक ओवर पावर कैरेक्टर रहता और इस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता। मैं सच में काफी ही ज्यादा बेवकूफ हूं। तभी हम जेफरोस को देखते हैं, जो कैसल के अंदर चल रहा था। तभी उसे साइड से आवाज आती है, जहां पर कोई हमारे एमसी के बारे में बात कर रहा था और कहता है, क्रेडोस सच में काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। उस आवाज को सुनकर जेफरोस साइड में देखता है, जहां पर वो आवाज एक कमरे के अंदर से आ रही थी और वो पर्सन फिर से कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो डीमन किंग काफी ज्यादा कमजोर हो गया है और इसी वजह से उसने इंसानों के ऊपर अटैक नहीं किया। हम उस पर्सन को देखते हैं जो असुरा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, चलो हम साथ मिल जाते हैं और डीमन किंग के सर को काट देते हैं। उसके बाद हम इस पूरे डीमन किंगडम पर राज करेंगे। और ऊपर से क्रेडोस ने पिछले डीमन किंग को मार कर ही डीमन किंग बना था। तभी हार्थक कहता है, क्या होगा अगर वो कमजोर ना हुआ हो सकता है कि अगर हम चारों फाइट करने जाएं तो हम चारों में से 2 लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। हो सकता है वो लोग मारे भी जाएं। तभी सिर कहती है, असुरा अगर तुम सामने रहकर फाइट करते हो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। ये सुनकर असुरा चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके हाथों मारा जाऊं? लेकिन बॉल को इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपने मन में कहता है, मुझे इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस भूख लगी है। तभी असुरा काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है, क्या हो अगर मुझे एविडेंस मिल गया कि डीमन किंग कमजोर हो गया है तो क्या तुम तीनों मेरा साथ दोगे? ये सुनकर बॉल को छोड़कर वो दोनों एक डेविल की तरह हंसते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हम चारों मिलकर उस डीमन किंग को मार डालेंगे। उन सभी की बातों को जेफरोस बाहर खड़ा सुन रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसका लेवल 15 है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां जेफरोस हमारे मेन कैरेक्टर को रिपोर्ट करते हुए कहता है, डीमन किंग, हमारे आर्मी का मनोबल पूरी तरीके से टूट गया है और वो सभी अपने ही लोगों को मार के खा रहे हैं और काफी सारे डीमंस बिना नोटिस दिए हमारे किंगडम को छोड़ के चले गए हैं और ऊपर से हमारे 4 ग्रेट जनरल साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वे चारों कह रहे थे कि आप कमजोर हो गए हैं, इसलिए वे चारों प्लानिंग कर रहे हैं कि वे चारों आपके सर को काट देंगे।
ज़ेफिरोस की बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर से नीचे तक कांप जाता है, लेकिन वो अपने फेस के ऊपर एक भी इमोशन नहीं दिखाता और अपने मन में कहता है, अगर वे चारों साथ मिलके मेरे ऊपर अटैक करते हैं तो मैं यकीनन मारा जाऊंगा। अगर मैंने उन्हें दिखा दिया कि मैं सच में कमजोर हो गया हूं तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन किमची के बारे में क्या? अगर मैं उसकी बॉडी में नहीं गया तो क्या वो अभी भी सो रहा है? और क्या मुझे ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर चार्ज कर देना चाहिए? तभी ज़ेफिरोस अपने पास से एक रेड कलर की बॉल को निकाल लेता है और डीमन किंग से कहता है, ये वीडियो हमारे प्लॉडिन ऑफ टॉम से आया है जिसे जनरल ओगुमिया ने भेजा है। हम उस वीडियो के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर किमची काफी ही ज्यादा ब्रूटली सभी डीमंस को मार रहा था। वे उससे अपनी जान की भीख मांग रहे थे, मुझे प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो किसी को भी नहीं छोड़ता। वो उस डीमन के आंख को निकालने लगता है जिसकी वजह से वो दर्द में चिल्लाने लगता है। इतने भयानक मंजर को देख के हमारे एमसी की हालत खराब हो जाती है। तभी हम किमची को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ खून ही खून लगा था और उसने फेरी टेल की कॉस्ट्यूम को पहन रखा था। किमची को देख के हमारा एमसी कांपते हुए अपने मन में कहता है, अब मेरे साथ क्या होगा? देखने से लग रहा है कि कोई क्रेजी पर्सन किसी तरह का गेम खेल रहा है। मुझे सच में उससे नहीं मिलना है, मैं बस यहीं पे रहना चाहता हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा और मैंने दिखा दिया कि मैं कमजोर हूँ और मैंने सरेंडर कर दिया तो वे चारों कमांडर मुझे मार डालेंगे। और अगर मैंने ह्यूमन वर्ल्ड पे अटैक कर दिया तो किमची मुझे मार डालेगा। मैं करूँ तो करूँ क्या? और रोते हुए कहता है, आखिरकार मैं इस गेम की दुनिया में क्यों आ गया? मुझे शांति भरी लाइफ कब मिलेगी? मैं अपनी खुशी को भी नहीं ढूंढ पा रहा। और फिर काफी ही ज्यादा सीरियस होके कहता है, अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे सभी डीमंस को शांत करना होगा और इस खाने की समस्या को दूर करना होगा। डीमन किंग को जाता हुआ देखकर ज़ेफिरोस पूछता है, लॉर्ड क्रेडोस आप कहां पर जा रहे हैं? डेमन किंग कहता है, माफ करना, लेकिन मैं खेती करने के लिए कुछ जगह को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, माफ करना। ये शब्द सुनकर ज़ेफिरोस हैरान हो जाता है और ज़ेफिरोस के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी ज़ेफिरोस हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, लॉर्ड आप काफी ही ज्यादा घमंडी थे और आपके पास कोई भी मैनर्स नहीं था। आखिरकार आप मुझसे माफी कैसे मांग सकते हैं? ये काफी डरावना है, इसलिए आज के बाद आप ऐसा मत करिएगा। ज़ेफिरोस की बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, आखिरकार वो मुझसे कहना क्या चाहता है? क्या वो मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर हमें गेम के बारे में बताता है, जहां गेम के अंदर एक बार ज़ेफिरोस किमची से लड़ने के लिए गया था और इसी वजह से वो थोड़ा सा पॉपुलर कैरेक्टर बन गया था। तभी हम ज़ेफिरोस को देखते हैं जो किमची से कहता है, ग्रेट पलाडिन, डीमन लॉर्ड आपसे फाइट नहीं करना चाहते, इसलिए प्लीज यहाँ से वापस चले जाइए। ज़ेफिरोस की बात को सुनकर किमची काफी गुस्से में ज़ेफिरोस के ऊपर अटैक कर देता है और उसे डिफीट कर देता है, जहाँ पर ज़ेफिरोस मरते मरते कहता है, डीमन लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं काफी कमजोर हूँ, इसलिए मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया। डीमन किंग की वजह से ज़ेफिरोस ने अपनी जान दे दी, इसलिए सभी प्लेयर्स को लगता था कि ज़ेफिरोस काफी ही ज्यादा वफादार कैरेक्टर है। तभी ज़ेफिरोस हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, लॉर्ड मैं पहली बार ऐसे डीमन किंग से मिल रहा हूँ जिसके ऊपर कोई भी डीमंस भरोसा नहीं करता। ज़ेफिरोस की ऐसी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे मन ही मन गाली देते हुए कहता है, आखिरकार वो कितना एनोइंग है। तभी ज़ेफिरोस हमारे मेन कैरेक्टर के बातों को डायरी के अंदर नोट करते हुए कहता है, तो आप डीमंस के जमीन के ऊपर खेती करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि आपकी याददाश्त कबूतर की तरह अच्छी है कि नहीं। ज़ेफिरोस की बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार मैं एक डीमन किंग हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? लेकिन ज़ेफिरोस कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, आखिरकार वो मुझसे डर क्यों नहीं रहा। अगले सीन में हम देखते हैं जहां डीमन किंग ज़ेफिरोस के साथ खेत को देखने के लिए आ गया होता है, लेकिन वो पूरी जगह बंजर थी। तभी ज़ेफिरोस डीमन किंग से कहता है, पिछले सभी डीमन किंग ने यहाँ पर खेती करने की कोशिश की, लेकिन वो सभी फेल हो गए और आप जानते होंगे कि यहाँ का टेम्परेचर काफी ही ज्यादा हाई होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं उग सकता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे मालूम है कि इस लैंड को लैंड ऑफ डेथ कहते हैं, लेकिन मैं अपनी करंट एबिलिटी के साथ इस लैंड को बचा लूंगा और खेती करूंगा। और फिर अपने मन में कहता है, मुझे सच में खेती करने से नफरत है, लेकिन सरवाइव करने के लिए मुझे करना ही होगा। और फिर जमीन पर बैठ जाता है और अपने नाखूनों से जमीन को स्क्रैच करने लगता है और फिर काफी ही ज्यादा भयानक तरीके से उस मिट्टी को खाने लगता है। जिसे ऐसा करता हुआ देखकर ज़ेफिरोस उसे भी मोट करते हुए कहता है, आज डे 15, डीमन किंग काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं, वो एक भिखारी बन गए हैं जो मिट्टी को खा रहे हैं। ज़ेफिरोस को ये सब लिखता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से रुको,
आखिरकार तुम ये सब क्यों लिख रहे हो? तभी जेफिरोस कहता है, मैं बस अपनी ड्यूटी को कर रहा हूँ। मेरा काम है कि डीमन किंग दिन भर में जो भी कुछ करते हैं मुझे उसे रिकॉर्ड करना है। आप मुझे भी भूल गए हैं। मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त काफी ही ज्यादा कमजोर हो गई है। जेफिरोस के ऐसे भड़काऊ बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे मन ही मन गाली देने लगता है और फिर उस मिट्टी को टेस्ट करने के बाद उसे थूकते हुए कहता है, तो अच्छा ऐसी बात है, इस जमीन के ऊपर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है और ना ही नाइट्रोजन है। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, नाइट्रोजन से एक ऐसी एलिमेंट है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी होता है। प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज डायरेक्ट हवा से लेकर नहीं कर सकते, भले ही एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन हो, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिससे ये इम्पॉसिबल है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो। इंसानियत ने केमिकल इंजीनियरिंग द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया और फिर फूड प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ गया, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर करना इम्पॉसिबल है, तो इसका मतलब हमें उसका यूज करना होगा। हमें नाइट्रोजन को नेचर द्वारा फिक्स करना होगा। लाइटनिंग, जब हम लाइटनिंग को हाई वोल्टेज में यूज करते हैं तो लाइटनिंग के द्वारा नाइट्रोजन पानी में मिल जाता है और पानी के बूंद जब जमीन पर गिरेंगे तो उन पानी के बूंदों को मिट्टी अब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे मिट्टी को नाइट्रोजन मिल जाएगा। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर डीमन किंग के मेन टेक्निक के बारे में बताता है जो लाइटनिंग से रिलेटेड है और उसका नाम ब्लडी स्ट्राइक है। तभी हम डीमन किंग को देखते हैं जो किमची के ऊपर उस ब्लडी स्ट्राइक का यूज करने के लिए अपने दूसरे हाथ से अपने पहले हाथ पर स्क्रैच करता है, जिससे उसके हाथ का काफी सारा ब्लड बाहर आ जाता है और उस ब्लड के अंदर लाइटनिंग बह रही थी। तभी वो सभी ब्लड जाकर सीधा किमची से टकराता है, जिससे किमची को काफी ही ज्यादा लाइटनिंग लगने लगती है और इस ब्लडी स्ट्राइक टेक्निक से किमची मारा जाता है, जिससे किमची को काफी ही ज्यादा लाइटनिंग लगने लगती है और इस ब्लडी स्ट्राइक टेक्निक से किमची मारा जाता है। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि डीमन किंग के इसी स्किल की वजह से मैं काफी बार मारा गया था। अगर हम जब लाइटनिंग का यूज कर रहे हो तो उसी समय अगर आसपास पानी हो तो नाइट्रोजन पानी में मिल जाएगा, जिससे मिट्टी को नाइट्रोजन मिल सकता है। और फिर जेफिरोस से कहता है, जेफिरोस पीछे हट जाओ, ये काफी खतरनाक हो सकता है। तभी वो ब्लडी स्ट्राइक स्किल का यूज करने के लिए अपने दूसरे हाथ से अपने पहले हाथ पर जैसे ही थोड़ा सा स्क्रैच करता है, वैसे ही उसे काफी ही ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द में जोरों से चिल्लाते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार डीमन किंग इसका हमेशा यूज करता था। क्या वो पागल था? मुझे सच में काफी ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी उसे पीछे से कुछ एहसास होता है, जिसे एहसास कर वो घबराते हुए पीछे देखता है, जहां पर वो चारों कमांडर एक पेड़ के पीछे खड़े होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ही ज्यादा सीरियस तरीके से देखते हुए कहते हैं, डीमन किंग सच में कमजोर हो गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास मौका है। उन सभी को यहाँ पर देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और जोरों से चिल्लाता है। तभी जेफिरोस हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, डीमन लॉर्ड आप सच में काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। हमारे एमसी के पसीने छूट रहे थे और वो अपने मन में कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो एक असैसिन है और वो प्लान कर रहा है कि वो मुझे सबसे पहले प्रोवोक करेगा, उसके बाद मुझे मार डालेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूरी हिम्मत जुटाकर ब्लडी स्ट्राइक स्किल का यूज करता है और अपने मन में कहता है, मरने से ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इतना दर्द सह लूं। और फिर चिल्लाते हुए कहता है, ब्लडी स्ट्राइक, जिसकी वजह से उसका खून चारों तरफ फैल जाता है और फिर एक डेविल की तरह हंसते हुए कहता है, अब मैं सभी लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता और उसका ब्लड सीधा जाके जमीन पर गिरता है। उसके अंदर से थोड़ा सा भी लाइटनिंग नहीं निकल रहा था, बस एक ही चीज होता है, वो था दर्द, और फिर वो दर्द में चिल्लाने लगता है। तभी हम उन चारों कमांडर को देखते हैं जो हमारे एमसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, डीमन लॉर्ड ग्रेडोस, क्या आपको काफी दर्द हो रहा है क्या? कि आप बीमार हो गए और काफी ज्यादा भयानक तरीके से हंस रहे थे। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि हमारा मेन कैरेक्टर कमजोर हो गया, इसलिए वो सभी इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। उन सभी को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर हमारे एमसी की फट जाती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम किमची को देखते हैं जिसने फेरी टेल के कॉस्ट्यूम को पहन रखा था और वो एक मर्दाना फेरी लग रहा था। तभी वो अपने मन में कहता है, सब कुछ धुंधला है, मुझे अपनी पिछली लाइफ की कुछ भी यादें याद नहीं और मैं इस लाइफ को 10 बार से भी ज्यादा जी चुका हूँ और मुझे इस जगह पर बुलाया गया है। मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मुझे किसी ने समन किया है, लेकिन अब वो चीज चला गया है। मुझे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा, मुझे कोई भी नहीं बता रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। अब मैं जीने के लिए आगे क्या करूं? अब मेरा इस दुनिया में क्या काम बचा है? हम उसका प्रोफाइल दिखाया जाता है जो कि एनपीसी होता है और उसका नाम एस किमची होता है और उसका लेवल 9990 था। तभी वो अपने आप को संभालता है और फिर पीछे मुड़कर काफी सीरियस होकर वहां से जाने लगता है। तभी हम असुरा को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है, हमारे माय लॉर्ड, क्या आपको डीमंस का नियम याद है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ही डीमन किंग बनता है। असुरा की बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घबराने लगता है और अपने दांत को पीसते हुए अपने मन में कहता है,
सच में वो काफी ज्यादा डरावना है, ऊपर से उनमें से हर एक काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ऊपर से मैं अपनी स्किल का भी यूज नहीं कर पा रहा कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी असुरा को हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से काफी ही ज्यादा इंटेंस प्रेशर फील होता है, जिसे फील कर वो अपने मन में कहता है कितना इनक्रेडिबल प्रेशर है, उन्होंने अभी तक फाइट करना शुरू भी नहीं किया लेकिन अभी से मेरी बॉडी कांप रही है। और फिर अपने आप को संभालकर मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन और फिर आगे कहता है, क्या आप अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ हम चारों को हरा सकते हैं? लेकिन हम देखते हैं जहां वो अकेले खड़ा होता है और वो तीनों अभी भी पेड़ के पीछे छुपे थे, जिसका अंदाजा असुरा को भी हो जाता है। और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसके पसीने छूट रहे थे। तभी वो तीनों देते हैं, हम सबसे पहले तुम्हारी फाइट को देखेंगे, अगर हमें लगा कि डीमन किंग सच में कमजोर हो गए हैं तो हम भी तुम्हें जॉय कर लेंगे। उन तीनों की बात को सुनकर असुरा के फेस से पसीना पानी की तरह टपकने लगता है और वो कहता है, तुम सब काफी ही ज्यादा ईविल हो। उसकी बात को सुनकर वो तीनों कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, हम सभी काफी ही ज्यादा ईविल हैं क्योंकि हम डीमंस हैं। तभी जेफोस वहां पर एक स्क्रीन को लेकर आ जाता है और कहता है, तो हमारे रिवाजों के हिसाब से ये एक लाइफ और डेथ की बैटल होगी कि आप दोनों में से बस एक ही जिंदा रहेगा। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर और असुरा दोनों ही काफी ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी असुरा अपने आप को संभालते हुए कहता है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं ही जीतूंगा क्योंकि वो कमजोर हो गया है। लेकिन दूसरी साइड हमारा मेन कैरेक्टर काफी ही ज्यादा घबरा गया था और वो कहता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मैं डीमन किंग की बॉडी में आने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को चेक किया, तब मुझे पता चला कि इसकी बॉडी के अंदर कुछ पावर तो है, लेकिन मैं अभी के लिए इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि असुरा को हरा दूं। तभी असुरा अपने ब्लेड के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। असुरा की मूवमेंट को देखकर हमारा एमसी अपने मन में कहता है, मैंने इस मूवमेंट को पहले से ही गेम में देख रखा है, मुझे मालूम है वो कैसा अटैक करने वाला है, लेकिन हो ही नहीं सकता कि मैं उसके अटैक को डच कर लूं। लेकिन अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी खुद ही उस अटैक को डच कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर खुद भी काफी हैरान होता है और अपने मन में कहता है, आखिरकार मैंने इस अटैक को डच कैसे कर लिया? अगर मैं उसके मूवमेंट को ध्यान से देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वो किस तरह का अटैक करने वाला है। और फिर गेम को याद करता है जहां उसने कई बार असुरा से फाइट किया था और इस समय असुरा गेम वाले ही मूवमेंट का यूज कर रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी आसानी से उस अटैक को डच करता हुआ देखकर सिर और हेयर तक काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या तुमने देखा कि क्रेटोस ने किस तरह असुरा के अटैक को डच कर लिया? और क्या तुमने उस समय उसके एक्सप्रेशन को देखा था? वो जब चाहे असुरा के हाथ को काट सकते हैं। सिर भी कहती है, हमें थोड़ी देर रुककर मैच को और ऑब्जर्व करना चाहिए। तभी हम असुरा को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसे फिर से हमारा मेन कैरेक्टर डच कर लेता है। उसके मूवमेंट को देखकर हमारा एमसी कहता है, उसके सभी मूवमेंट बिल्कुल गेम की तरह है। जब मैं पहली बार असुरा से मिला था तो मैं उससे काफी बुरी तरह हार गया था, लेकिन लगातार जब मैं उससे फाइट करता रहा और मरता रहा तो मुझे उसके हर एक मूवमेंट समझ में आ गए कि वो किस तरह का अटैक करने वाला है। और 128 बार खेलने के बाद फाइनली मैंने उसे डिफीट कर दिया क्योंकि मुझे उसके हर एक मूवमेंट पता चल गए थे। हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो काफी आसानी से असुरा से उन सभी अटैक्स को डच कर रहा था। तभी हम असुरा को देखते हैं जो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये आसान है। और फिर डीमन की तरह हंसते हुए कहता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अटैक्स मुझे हिट कर सके। हमारे मेन कैरेक्टर के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर उन तीनों की रूह कांप जाती है और वो काफी ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हम अपने मेन कैरेक्टर को फिर से देखते हैं जो असुरा के सभी अटैक्स को काफी ही ज्यादा इजीली डच कर रहा था, जिसे इतनी आसानी से सभी अटैक्स को डच करता हुआ देखकर हाटक कहता है, वो असुरा के साथ खेल रहा है और असुरा के ऊपर हंस रहा है क्योंकि उसके सामने असुरा काफी कमजोर है। तभी हम असुरा को देखते हैं जो डीमन किंग के ऐसे हरकत को देखकर काफी गुस्सा हो गया था और गाली देते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक को काफी आसानी से डच करता हुआ हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, कितनी राहत की बात है, मुझे पता है कि मैं उसको डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज हुई है कि गेम के अंदर जैसी दुनिया थी असल में ये दुनिया भी वैसी ही है, कि ये दुनिया बिल्कुल गेम की दुनिया की तरह है और इसके सभी कैरेक्टर्स बिल्कुल गेम की तरह है। तभी मैसेज पॉप अप होता है, किम जंग चल, आपने इस दुनिया के बेसिक रूल को रियलाइज कर लिया। मैसेज को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या ये किसी तरह का सिस्टम है? तभी फिर से मैसेज पॉप अप होता है, आपने अपने अपोनेंट के सभी अटैक्स को डच कर लिया है। तभी हम असुरा को देखते हैं जो आग बबूला हो रहा था और अपने दोनों हाथों को ब्लेड में बदलकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मैसेज पॉपअप होता है, रिवार्ड के रूप में आपको एक स्किल मिलती है। और फिर से मैसेज पॉपअप होता है, टारगेट फंक्शन अनलॉक। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर असुरा की तरफ देखता है, जहां असुरा को हमारा मेन कैरेक्टर काफी आसानी से टारगेट कर सकता है, जिस स्किल को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, टारगेटिंग स्किल, ये तो स्पेशल स्किल है, इसका मतलब
और फिर अपने दूसरे हाथ से अपने पहले हाथ को स्क्रैच करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी सारा ब्लड बाहर आता है और उन सभी ब्लड को हमारा मेन कैरेक्टर असुरा के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही वो सभी ब्लड असुरा से टकराते हैं, वैसे ही असुरा को काफी ही ज्यादा बड़ा झटका लगता है और चारों तरफ सिर्फ लाइटनिंग ही फैल जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतने पावरफुल मूव को देखकर सिर और हाथ तक काफी ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम असुरा को देखते हैं जिसके सभी कपड़े जल गए होते हैं और वो घुटनों के बल आ गया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक डीमन की तरह असुरा की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हम असुरा को देखते हैं जो मरा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि काफी ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिसे अभी भी जिंदा देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है, मैंने अपने सबसे पावरफुल स्किल ब्लडी स्ट्राइक का यूज किया, लेकिन फिर भी वो अभी भी जिंदा है। गेम के अंदर जब डीमन किंग किसी के ऊपर इस स्किल का यूज करता था तो वो तुरंत ही मारा जाता था, और ऊपर से असुरा की रिकवरी स्पीड काफी ही ज्यादा ग्रेट है। वो जल्द ही रिकवर हो जाएगा और अपने सभी एनर्जी को फिर से गेन कर लेगा। इन सभी बातों को सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर असुरा के ऊपर फिर से ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है और फिर लगातार उसके ऊपर ब्लडी स्ट्राइक का यूज करने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर के ऐसे क्रूअल नेचर को देखकर वो तीनों कमांडर काफी ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कांपते हुए अपने मन में कहते हैं, वो असुरा को मारना नहीं चाहता, बल्कि वो उसे बस तरपा रहा है। हम असुरा को देखते हैं जिसकी हालत काफी ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा था। तभी मैसेज पॉपअप होता है, आपकी वजह से असुरा के सभी कपड़े उतर गए हैं और अब असुरा पूरी तरीके से नंगा है। उस मैसेज को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, सिस्टम कितना अजीब है, क्या उसे लगता है कि मैं कोई ठरकी हूँ? तभी फिर से मैसेज पॉपअप होता है, एक न्यू सिस्टम अनलॉक हो गया है, और फिर से मैसेज पॉपअप होता है, इन्वेंट्री आर्मर रिमूवल अनलॉक। उस मैसेज को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, क्या ये किसी तरह का इन्वेंट्री है? तभी हम अपने मेन कैरेक्टर की इन्वेंट्री को देखते हैं, जिसके अंदर वो जब भी चाहे अपने कपड़े को इन्वेंट्री के अंदर रख सकता है और पूरी तरीके से नंगा हो सकता है, और वो जब भी चाहे उन सभी कपड़े को तुरंत ही पहन सकता है। तभी वो उस मैसेज को इग्नोर करते हुए अपने मन में कहता है, मुझे सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि इसे मार सकूं, और उसकी रिकवरी स्पीड काफी ही ज्यादा ग्रेट है। वो कुछ ही समय में वापस से खड़ा हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो असुरा को ध्यान से देखता है, जहाँ वो फिर से असुरा को टारगेट कर सकता था, जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है, इसका मतलब मैं असुरा के ऊपर और भी ज्यादा ब्लडी स्ट्राइक का यूज कर सकता हूँ। और फिर काफी ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, तो इसका मतलब मैं जमीन के अंदर नाइट्रोजन को इन्फ्यूज कर सकता हूँ। मैं सच में काफी ही ज्यादा स्मार्ट हूँ। और फिर मुड़कर उन तीनों की तरफ देखता है, जिसकी वजह से वो तीनों कांप जाते हैं। जिन्हें कांपता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, मुझे पूरा यकीन है वो तीनों मुझसे काफी डरे हुए हैं, ये काफी अच्छी बात है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सिर से कहता है, सिर असुरा को बांध दो। ये सुनकर सिरगे शर्मिंदा होते हुए अपने मन में कहती है, अभी के लिए असुरा पूरी तरीके से नंगा है और वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं उसे बांध दूं। क्या वो मुझे और असुरा को एक ही समय पे ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं? अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सिर ने असुरा को बांध दिया होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सबसे पहले हमें एक लाइटनिंग रोड को तैयार करना होगा, जो लाइटनिंग रोड असुरा होगा। तभी हम असुरा को देखते हैं जो पूरी तरीके से रिकवर हो गया था और चिल्लाते हुए कहता है, मैं असुरा जो कभी भी नहीं मर सकता, मैं पूरी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ग्रेडोस तुम पूरी तरीके से वीक हो गए हो, तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा और तुम्हारे सर को काट दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर असुरा के ऊपर ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है और कहता है, मैं हवा के अंदर के नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ नाइट्रेट के अंदर। तभी वो हार्तक से कहता है, हार्तक जल्दी से इस पूरे एरिया को अपने फॉग से कवर कर दो, और ये ध्यान रखना कि पूरा फॉग वाटर की एक बड़ी लेयर से घिरा हो और उस फॉग के अंदर पानी हो। ये सुनकर हार्तक काफी हैरान हो जाता है। तभी वो घबराते हुए और फिर हंसते हुए अपने मन में कहता है, वो चारों तरफ की जगह को गीला करना चाहते हैं, जिससे उनकी लाइटिंग और भी ज्यादा पेनफुल हो जाए। टॉर्चर करने का ये तरीका काफी ही ज्यादा कमाल का है, मुझे भी किसी दिन इस तरीके को सीखना चाहिए। तभी हार्तक अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए आसपास फॉग को फैला देता है और उस फॉग के अंदर काफी सारा पानी होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वापस से असुरा के ऊपर ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है, जिससे असुरों को काफी ही ज्यादा दर्द होता है और बार बार ब्लडी स्ट्राइक का यूज करने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को भी काफी ही ज्यादा दर्द हो रहा था और उसके खून के छींटे चारों तरफ फैल रहे थे। जेफोस को छोड़कर सीलर और बॉल हमारे एमसी के ऐसे क्रूर रूप को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे। बार बार ब्लडी स्ट्राइक खाने की वजह से असुरा की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन इन सभी चीजों से हमारे मेन कैरेक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो एक डीमन की तरह हंसते हुए कहता है, ऑसम, मैं इस पूरी जगह को नाइट्रोजन से भर दूंगा, जिससे मैं इस जगह पर खेती कर सकूं और मुझे एक बंटीफुल हार्वेस्ट मिलेगा। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं। और एक्साइटेड होते हुए असुरा के ऊपर ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है, जिससे असुरा को काफी ही ज्यादा दर्द होता है और उस समय माउंटेन के अंदर चारों तरफ से ब्लडी स्ट्राइक और दर्द की आवाज गूंज रही थी।
अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जमीन के ऊपर से थोड़े से मिट्टी को उठाता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, ये काफी अच्छी बात है, मुझे बस इस मेथड का यूज करते हुए नाइट्रोजन को जमीन के अंदर इन्फ्यूज करना है, जिससे मिट्टी की क्वालिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब असुरा को और भी ज्यादा ब्लड स्ट्राइक पड़ने वाली है, लेकिन इतनी ज्यादा ब्लड स्ट्राइक खाने के बाद उसने अपने पैंट में ही मुंह दिया था। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर काफी सारी बातें बताता है जो बकवास की बातें हैं, इसलिए मैं स्किप करता हूँ। और फिर उठते हुए कहता है, तो इसका मतलब अब मुझे खाद की जरूरत है। और फिर काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से तुम तीनों जाकर हगो और अपना शिट ला कर दो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी बॉडी पर सिर्फ खून ही खून लगा था। हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर वो तीनों घबराते हुए अपने मन में कहते हैं, असुरा को इतना ज्यादा तड़पाने के बाद वो उसे शिट खिलाना चाहते हैं। सच में डीमन किंग काफी ही ज्यादा क्रूल है, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम काफी हरे भरे जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम मर्दाना फरी को देखते हैं जो वहां से चलकर आ रहा था। तभी उसे साइड से आवाज आती है, प्लीज मेरी मदद करो, हमें मदद की जरूरत है। ये सुनकर किमची उस तरफ जाने लगता है और झाड़ी के पीछे देखता है, जहाँ पर हम जेवियर और लॉयड के फोटोकॉपी को देखते हैं। तभी लॉयड किमची से कहता है, हमारे ऊपर कुछ गोब्लिन्स ने अटैक कर दिया था, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी जेवियर कहता है, अगर तुमने हमारी मदद की तो हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे। उन दोनों की बात को सुनकर किमची उन दोनों को काफी अजीब तरीके से घूरने लगता है। किमची को अपनी तरफ इस तरह घूरता हुआ देखकर और सबसे ज्यादा उसके कपड़े को देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी किमची उन दोनों की तरफ अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है, मुझसे डरो मत, मैं कोई सस्पिशियस पर्सन नहीं हूँ। किमची की बात को सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं, तुम सच में काफी ज्यादा सस्पिशियस हो, और उसके कपड़े के साथ क्या हुआ है। तभी किमची कहता है, क्या तुम्हारे पैरों पर चोट लगी है। और फिर जेवियर के कॉपी को कंधे पर उठा लेता है और फिर पीछे मुड़कर लॉयड के कॉपी से कहता है, चलो मुझे रास्ता दिखाओ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जेवियर किमची से पूछता है, तुम सच में स्ट्रांग हो, मेरा नाम रिवाज अशरहन है और तुम्हारे पीछे जो खड़ा है वो मेरा सर्वेंट डुअल फ्रंट टरेरा है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से उल्टा ही चल रहा है। और फिर रिवाज किमची से पूछता है, मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं। ये सुनकर किमची कहता है, अभी और आज से ही मुझे ये ढूंढना है कि मैं कौन हूँ और मेरा इस दुनिया के अंदर क्या काम है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम 4 कमांडर में से 3 कमांडर को देखते हैं, क्योंकि चौथे कमांडर यानी कि असुरा को अभी भी लटकाया गया था। तभी हार तक काफी ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है, आखिरकार वो हमसे हमारी टट्टी कैसे मांग सकते हैं, ऊपर से वो कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे मैं बना सकता हूँ, वो खुद ब खुद मेरे अंदर बनता है। तभी हम सिल को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा परेशान होते हुए कहती है, क्या वो पागल हो गए, ये चीज कितना घिनौना है। तभी बॉल कहता है, मैंने काफी लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैं हग नहीं सकता, और ऊपर से सिर ने भी कुछ नहीं खाया तो वो भी हग नहीं सकती। बॉल को बिना हिचकिचाहट के ऐसी बातें करता हुआ देखकर सिर शर्मिंदा हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरे टट्टी के बारे में बात मत करो, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तभी हार तक काफी ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है, अगर हम उन्हें अपनी टट्टी नहीं दे सकते तो हमें जाकर लो रैंकिंग डीमन से वो चीज मांगनी चाहिए और जबरदस्ती उनसे हगवाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी टट्टी को लेकर फर्टिलाइजर बनाना चाहता है, यानी कि खाद। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर चिल्लाने की आवाज आ रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। हम एक घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक दुबले पतले डीमन को देखते हैं, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने काफी लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया है, तो वो हगेगा क्या। और वो उन सभी गार्ड से कहता है, अगर तुम मुझे इस तरह देखते रहोगे तो मैं हग ही नहीं पाऊंगा, इसलिए प्लीज जाकर बाहर इंतजार करो। ये सुनकर उनमें से एक गार्ड कहता है, सभी ने भी यही बात कहा था, लेकिन उन सभी ने हगा नहीं, तो हो सकता है तुम भी झूठ बोल रहे हो। तभी पीछे से हार तक आता है और कहता है, इसमें इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। और फिर उस डीमन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें हगने में काफी परेशानी हो रही है। ये सुनकर वो डीमन कांपते हुए कहता है, लॉर्ड हार तक प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं हग नहीं सकता क्योंकि मैंने काफी लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया है। तभी हार तक बिना रहम दिखाए उस डीमन की गर्दन को पकड़ लेता है और फिर अपने पावर को अनलीश करते हुए कहता है, ये काफी अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हारे पेट को फाड़कर उसके अंदर से टट्टी निकाल लूंगा। और फिर उस डीमन की तरफ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और जोरों से चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं जहाँ बॉल बीच में उसके अटैक को रोक देता है, जिसे ऐसा करता हुआ देखकर हार तक काफी सीरियस होकर कहता है, बॉल ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर बॉल कहता है, उसके पेट को फाड़ने से कुछ भी नहीं होगा और ऊपर से वो मर जाएगा, इसका मतलब हमें उसकी टट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए हमें उन्हें मारना नहीं है बल्कि जिंदा रखना है, जिससे हमें काफी सारा टट्टी मिलेगा। ये सुनकर हार तक गुस्से में उस डीमन को फेंक देता है और फिर कहता है, बॉल मुझे लगता है तुम काफी चालाक हो गए हो, अच्छा होगा तुम ही इधर बैठकर हगो।
और फिर अपने पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में कहता है, अगर मैं उन लोगों को तुम्हारे मीट को खिलाता हूँ तो हो सकता है उसके बाद वे लोग हक सकें। ये सुनकर बॉल भी पीछे नहीं हटता और वो भी अपने पावर को अनलीश करने लगता है। उन दोनों के पावर का प्रेशर काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से वो लो रैंकिंग डीमन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कांपने लगता है। तभी हम बॉल और हार्थक को देखते हैं, जो अपने पावर को रिलीज करते हुए एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी कोई चिल्लाकर कहता है, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम देखते हैं जहां वो पर्सन डीमन किंग होता है और फिर उन दोनों के ऊपर अपने सबसे पावरफुल स्किल ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, इंसान ही बस हग नहीं सकते बल्कि सभी जीवित प्राणी हग सकते हैं। अगले सीन में हम हमारे मेन कैरेक्टर के कैसल को देखते हैं, जहां पर उसके सामने सभी कमांडर खड़े होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी से कहता है, हमें जिस जगह पर खेती करनी है उस जगह की मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें खाद का यूज करना होगा। जिफॉक्स कहता है, क्या खाद? हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, हाँ तुमने सही कहा, वो एक ऐसी चीज है जो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती है। और फिर अपने मन में कहता है, आमतौर पर खाद लकड़ी की राख, बीट्स, सॉइल, अंडे के छिलके और चिकन की फीसेस से बनता है। लकड़ी की राख के लिए हम बाहर पड़े टूटे फूटे घरों का यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंडे के छिलके और चिकन के पूप्स हैं। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है और वो ज़ेफरोज से कहता है, ज़ेफरोज तुम जल्दी से जाकर हमारे लैंड के मैप को लेकर आओ। ये सुनकर ज़ेफरोज कहता है, जैसा आप कहें और मैजेस्टी, और फिर डीमन किंगडम के मैप को लेकर आ गया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस मैप को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे जैसा लगा था ये मैप बिल्कुल गेम के मैप के जैसा है। इसका मतलब अगर मैं इस जगह पर चला गया तो मुझे अंडे के छिलके मिल जाएंगे। और फिर कहता है, उस जगह को डीमन चिड़िया का घोंसला कहते हैं, क्योंकि वहां पर काफी सारे खतरनाक चिड़िया रहते हैं। गेम के अंदर भी बताया गया था कि वहां के चिड़िया काफी अच्छे हैं, जिनके अंडे की छिलके और पूप से हम ह्यूमन मैन को काफी अच्छा बना सकते हैं और उन्हें काफी सारा न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सकते हैं। अगर मुझे पूप चाहिए तो वो जगह सबसे परफेक्ट है। तभी जेफरो साइड से कहता है, माय लॉर्ड, क्या आप अंडे के छिलके को लाने के लिए उस जगह पर जाने वाले हैं? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ तुम काफी जल्दी समझ जाते हो। तभी जेफरोज आगे कहता है, डीमन किंग, क्या आपको पता है कि उस जगह को क्या कहते हैं? एक ऐसी चट्टान जहां से कोई भी कभी भी वापस नहीं आ सकता और उस पर चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं लगा है, इसलिए अगर आप एक बार गिर गए तो तुरंत ही मारे जाएंगे। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं इसके बारे में जानता हूँ। और फिर अपने मन में कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टम ने उस प्लेस को लॉक किया था जहां पर प्लेयर्स कभी भी नहीं चढ़ सकते। और फिर काफी ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है, लेकिन मैं उस पर चढ़कर रहूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम उन्हीं पतले पतले चट्टानों को देखते हैं जो काफी ऊंचे होते हैं और उसके ऊपर काफी सारे चिड़िया उड़ रहे थे और सामने की तरफ हमारा मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड के साथ खड़ा था, जिसे देखकर तीनों कमांडर अपने मन में कहते हैं, आखिरकार वो सोच क्या रहे हैं? पहले भी काफी सारे लोगों ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो सभी गिर गए और मारे गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी कमांडर से कहता है, मैं इस चट्टान पर चढ़ने के बाद एक बैग के अंदर अंडे के छिलके और पूप्स को भरकर तुम्हारी पास फेंकूंगा, इसलिए तुम मेक श्योर करना कि तुम उसे पकड़ लो। और फिर एक डेविल की तरह हंसते हुए कहता है, अगर एक बार ये प्लान सक्सीड हो जाता है तो सभी लोग खाना खा पाएंगे। ये सुनकर वोल थोड़ी देर के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और फिर उसे वही बात याद आती है जहां पर महीनों से काफी सारे डीमंस ने कुछ नहीं खाया और सभी लोग काफी ही ज्यादा भूखे हैं, जिसकी वजह से वोल को एक उम्मीद दिखती है। हमारा मेन कैरेक्टर लहरों की तरफ आगे बढ़ता है और अपने मन में कहता है, जब मैं 13वीं बार इस गेम को खेल रहा था तो मैंने इस पर चढ़ने की कोशिश की। मैंने इस पर 100 बार से भी ज्यादा चढ़ने की कोशिश की और लगातार चढ़ता रहा, लेकिन मैं बार बार मरता रहा। और फिर दौड़ते हुए जाकर उस चट्टान की तरफ कूद जाता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान होते हैं और देखना चाहते थे कि आगे क्या होगा। हमारा मेन कैरेक्टर उस चट्टान तक पहुंच जाता है और अपने मन में कहता है, लेकिन मैं अंत में जाकर इसमें सक्सेस हो गया था और इस चट्टान के ऊपर चढ़ गया था। और फिर अपने नाखूनों की हेल्प से उस चट्टान को पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि आज मुझे गेम की ग्लिच का गलत यूज करना होगा। लेकिन तभी उसका हाथ चट्टान के ऊपर से छूटने लगता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी इन्वेंटरी को खोलता है और फिर अपने सभी कपड़े को अपने इन्वेंटरी के अंदर रख लेता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से नंगा हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को अचानक से नंगा होता हुआ देखकर तीनों कमांडर और ज़ेफरोज काफी हैरान होते हैं। हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका अपने सभी कपड़े को इन्वेंटरी के अंदर रखने पर ग्लिच की वजह से वो चट्टान के अंदर आधा घुस जाता है और उसके 2 पंप बाहर की तरफ निकले थे, जिसे देखकर वो सभी कांपने लगते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ मुड़ते हुए अपने मन में कहता है, मैं जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ूंगा वैसे ही अपने सभी कपड़े को फिर से पहन लूंगा और ग्लिच की वजह से मैं फिर से चट्टान के अंदर आधा घुस जाऊंगा। हमारे मेन कैरेक्टर को अचानक से पीछे की तरफ मुड़ता हुआ देखकर शिर्की काफी ज्यादा शर्मा जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने सभी कपड़े को पहन लेता है, जिसकी वजह से उसकी इज्जत बच जाती है
और वो अभी भी उस चट्टान के अंदर आधा घुसा हुआ था। शिर्गी शर्माते हुए अपने सामने देखती है। लेकिन अब हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने सभी कपड़े को पहन लिया था, लेकिन वो फिर से अपने सभी कपड़े को अपनी इन्वेंट्री के अंदर रख लेता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके 2 पॉम-पॉम फिर से चमकने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक बार फिर से अपने कपड़े को पहन लेता है और फिर धीरे धीरे इसी तरह चट्टान के ऊपर चढ़ने लगता है और फाइनली चट्टान के टॉप पर पहुंच जाता है और अपने कपड़े को पहनकर शान के साथ उस चट्टान के ऊपर खड़ा था और अपने मन में कहता है, आखिरकार ये हो गया। गेम के अंदर सभी प्लेयर्स को एक इन्वेंट्री मिलती थी, जिसके अंदर वो अपने सभी सामानों को रख सकते थे। हम देखते हैं जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर ने पहले ही इस चीज को ट्राई कर लिया था और फिर अपने मन में कहता है, इन सभी चीजों को देखकर मैंने पहले ही इस चीज को ट्राई कर लिया था। तभी हम बॉल को देखते हैं जो कहता है, मैजेस्टी ने हमसे कहा था कि वो हम सभी को खाना खिलाएंगे, इसलिए बॉल भी उनकी मदद करने के लिए जा रहा है। जेफिरोस कहता है, लॉर्ड बॉल प्लीज माफ करिएगा, लेकिन ये जगह। बॉल मंदबुद्धि, वो उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और फिर उस चट्टान के ऊपर चढ़ने के लिए उस चट्टान की तरफ भागने लगता है और जेफिरोस पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, लॉर्ड बॉल आप ऐसा नहीं कर सकते। जेफिरोस की आवाज को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होकर पीछे की तरफ देखता है, जहां पर बॉल ने पहले ही उस चट्टान की तरफ कूद गया था और चिल्लाते हुए कहता है, मैं भी आपकी मदद करूंगा। बॉल को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को तुरंत ही पता चल जाता है कि अगर वो बस एक बार उस पानी के अंदर गिरा तो वो तुरंत ही मारा जाएगा और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, बॉल ये तुम क्या कर रहे हो। और होता भी वैसा है, क्योंकि बॉल जैसे ही उस चट्टान को पकड़ता है वैसे ही उसके वजन की वजह से वो चट्टान टूट जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसने फिर से उस ग्लिच का यूज किया था। उसको पकड़ने में हमारे मेन कैरेक्टर को काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि इस सिस्टम ने पहले ही हमारे मेन कैरेक्टर के सभी स्किल और पावर को लॉक कर दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, ये पर्सन सच में काफी भारी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ कटकर अलग हो जाएगा। तभी वो अपने मन में कहता है, रुको, आखिरकार मैं इसे बचाने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ, और ऊपर से वो वही 4 डीमन कमांडर में से एक है जो मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी है, इसलिए अच्छा होगा कि मैं इसे छोड़ दूं। और फिर बॉल को देखकर अपने मन में कहता है, क्या तुम्हें समझ में आया कि मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है तुम्हारी मदद करने का। लेकिन तभी उसे कोई बात याद आती है, जहां पास्ट लाइफ में उसका फ्रेंड रोते हुए उससे कहता है, जुंगल प्लीज एक बार मेरी मदद कर दो, प्रोफेसर मेरे हिस्से को सबमिट नहीं कर रहे हैं और ऊपर से वो हमेशा के लिए मुझे एक नौकर बनाना चाहते हैं। अगर तुम उनसे ऐसा कहते हो तो वो तुम्हारी बात सुनकर मेरे हिस्से को सबमिट कर लेंगे, क्योंकि प्रोफेसर तुम्हें काफी पसंद करते हैं, तुम सबसे बेस्ट हो, इसलिए प्लीज मेरी मदद कर दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, वो मेरा एक जूनियर था जो मुझे फॉलो करता था। और फिर उस पर्सन की बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए सोचता है और अपने मन में कहता है, उस समय मैं प्रोफेसर का नंबर 1 नौकर था, अगर मैं उनसे कहता तो हो सकता था वो मेरी बात को सुन लेते, लेकिन। और फिर उस पर्सन से कहता है, ये तुम्हारा काम है, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर अपने मन में कहता है, मैं डरा हुआ था कि अगर मैं उनसे फेवर मांगता हूं तो मैं हमेशा के लिए उनके एहसान तले दब जाऊंगा और वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा अपना नौकर बना के रखेंगे। और फिर उस पर्सन को छोड़कर वहां से जाने लगता है। वो पर्सन पूरी तरीके से टूट गया था। सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर बॉल को पकड़ने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की हालत खराब हो गई थी। और फिर अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि मैं इस पर्सन को बचा सकता हूं। और फिर बॉल के हाथ को और कस के पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता हूं, और फिर अपने पूरी ताकत लगाकर बॉल को ऊपर की तरफ खींचने लगता है, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता हूं तो मैं यकीनन उसे बचा लूंगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि बॉल काफी भारी था और उसे ऊपर खींचना मुमकिन नहीं था। अगर मैं अपने लिमिट को सरपास कर देता हूं और कोशिश करता हूं तो मैं यकीनन उसे बचा लूंगा। और उसे अपने जूनियर का वही फेस याद आता है जहां वो मुस्कुरा रहा था, जिसे याद कर वो अपने मन में कहता है, आखिरकार उसका फेस मेरे मन में क्यों आ रहा है। और फिर पूरा दम लगाकर बॉल को ऊपर की तरफ खींचने लगता है, जहां इतना दम लगाने की वजह से उसके हाथ की हड्डी भी टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉल को ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से बॉल सेफली चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है। तभी हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो भी चट्टान के ऊपर आ जाता है, लेकिन उसे अपने हाथ में काफी दर्द हो रहा था। तभी बॉल हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, हिज मैजेस्टी ने बॉल को बचा लिया और उसकी वजह से उन्हें चोट लग गया, ऐसा करने का कोई भी रीजन नहीं था, तो आखिरकार क्यों। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हाफते हुए खड़ा होता है और फिर एटीट्यूड के साथ बॉल से कहता है, क्योंकि मैं अपने एक सर्वेंट को खोने से अच्छा इतना दर्द सह लूं, क्योंकि अंत में जाकर मुझे काफी पछतावा होता। हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर बॉल काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। उसको रोता हुआ देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी जूनियर की याद आती है और वो अपने मन में कहता है, मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मुझे माफ कर देना। और फिर अपनी जूनियर से माफी मांगता है। तभी मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा था, आपने अभी तक डीमन किंग क्रेडोस की बॉडी को पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपने अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से यूज कर लिया है, इसलिए इसके रिजल्ट में आपको बॉल की वफादारी मिलती है, जो 4 ग्रेट जनरल्स में से एक है। मैसेज को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, क्या वो ग्रेटफुल है। तभी फिर से मैसेज पॉपअप होता है, सिस्टम में एक नया फंक्शन अनलॉक हुआ है, जिसके अंदर अगर आप अपने किंगडम के डीमंस या फिर आर्मी को खुश करते हैं तो आपको पॉइंट मिलेगा। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कहता है, क्या पॉइंट। तभी फिर से मैसेज पॉपअप होता है, अगर आपने ऐसा किया तो आपको हैप्पी पॉइंट मिलेगा।
हैप्पी पॉइंट के नाम को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, क्या हैप्पी पॉइंट? मुझे पता है क्या इससे मैं आइसक्रीम के अंदर डिस्काउंट ले सकता हूँ, लेकिन क्या इस दुनिया के अंदर आइसक्रीम मिलती भी है? तो हैप्पी पॉइंट का क्या मतलब हुआ? तभी मैसेज फिर से पॉपअप होता है, होस्ट आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी गेम की दुनिया है जिसके अंदर आइसक्रीम बिकती हो? अगर आपकी किंगडम के अंदर कोई भी डीमन का पेट भरा हुआ हो और उसे हैप्पी फील हो तो आपको एक हैप्पी पॉइंट मिलेगा और आप उस हैप्पी पॉइंट से अपने स्टेट को परचेज कर सकते हैं। अभी के लिए आप बस डीमन किंग क्रेडोस के फुल स्ट्रेंथ में से 20% ही स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हैं और आपको अपने सभी स्टेट को 100% तक इंक्रीज करना होगा और डीमन किंग क्रेडोस के फुल पावर को यूज करना होगा। नोटिफिकेशन को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, तो इसका मतलब मैं अपने सभी स्टेट को 10% से प्लस कर सकता हूँ। तभी फिर से मैसेज पॉपअप होता है, अगर आपको अपने स्टेमिना में 10% प्लस करना है तो आपको 50 हैप्पी पॉइंट देना होगा। लेकिन हमारे एमसी के पास 0 हैप्पी पॉइंट थे, ये तो काफी एक्सपेंसिव है। तभी फिर से मैसेज पॉपअप होता है, आप अपने हैप्पी पॉइंट का यूज अपने स्किल को लेवल अप करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपका सबसे पावरफुल स्किल ब्लडी स्ट्राइक को अगर आपको दूसरे लेवल पे करना है तो आपको 250 हैप्पी पॉइंट देना होगा। इतना ज्यादा हैप्पी पॉइंट को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने एक बार सक्सेसफुली खेती कर ली तो मुझे काफी सारा हैप्पी पॉइंट मिलेगा और उसके बाद मैं सुपर स्ट्रांग हो जाऊंगा और मेरे सर्वाइवल के चांस भी बढ़ जाएंगे। और ऊपर से हम बॉल को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, उसके ऊपर मेरा एहसान है, और फिर एक डीमन की तरह हंसते हुए कहता है, मुझे तो काफी ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, अब मैं काफी सारा हैप्पी पॉइंट कलेक्ट कर सकता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को इतना खतरनाक तरीके से मुस्कुराता हुआ देखकर बॉल कांप जाता है और अपने मन में कहता है, मैं उनके फेस को देखकर साफ साफ बता सकता हूँ कि अगर मैंने उनके बात को नहीं माना तो वो मुझे तुरंत ही मार डालेंगे और वो मुझसे कह रहे हैं कि मेरी लाइफ पर उनका हक है। क्रेडोस सच में एक रियल डीमन लॉर्ड हैं और उन्होंने मेरी जान को किसी अच्छी वजह से नहीं बचाया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अंडे के छिलके को ऊपर की तरफ उठाते हुए उन सभी से चिल्लाकर कहता है, तुम लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो। हम देखते हैं जहाँ पर उस अंडे के छिलके के अंदर उन सभी चिड़िया का माल मसाला होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, मैं इस अंडे के छिलके को तुम्हारे पास फेंकूंगा और तुम्हें इसे कैच कर लेना है। ये सुनकर वो सभी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार उन्होंने उसे इनके ऊपर फेंक दिया तो वो सभी माल मसाला उनके ऊपर गिर जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता और अपनी फुल पावर के साथ उन सभी की ओर उस अंडे के छिलके को फेंक देता है। तभी वो सभी माल मसाला रेनबो कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन सभी के ऊपर गिरने लगता है। जेफिरोस अपने मन में कहता है, अब मैं इन सभी चीजों को और नहीं सह सकता। हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा उनके ऊपर फेंकते हुए कहता है, अब मैं खेती करना शुरू कर सकता हूँ और काफी ही ज्यादा खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर उन्होंने खाद बनाने के लिए सभी चीजों को आपस में मिला दिया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, अब हमें इन सभी चीजों को आपस में मिलाना होगा और फिर सिर से कहता है, सिर इन सभी चीजों को आपस में मिलाओ। ये सुनकर सिर हैरान हो जाती है कि आप मुझसे चाहती हैं कि मैं खुद ही इन सभी चीजों को करूं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ तुम इस काम को काफी अच्छे से कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास काफी सारे हाथ है। हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर सिर के प्राइड पर ठेस पहुंच जाती है और फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैं कोल्ड मोनार्क सिर, आपको क्या लगता है कि मेरे हाथ इन सभी चीजों को मिक्स करने के लिए बने हैं? और फिर अपने सभी हाथों में स्वॉर्ड लेकर आ जाती है और काफी जोरों से चिल्लाती है। सिर को ऐसा करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी सीरियस होकर कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा आसान काम देता हूँ। और फिर असुरा की तरफ इशारा करते हुए और उसे धमकाते हुए कहता है, तो क्या तुम उसके तरह वहां पर लटकते हुए आराम करना चाहती हो? सिर मजबूर हो जाती है, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था और वो काफी ही ज्यादा गुस्से में अपने सभी तलवारों से उन सभी चीजों को मिक्स करने लगती है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की 1 सेकंड के लिए फट गई थी और वो अपने मन में कहता है, मैं तो डर गया था, ये लोग काफी ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए मुझे हमेशा सावधान रहना चाहिए। और फिर काफी ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहता है, लेकिन मैं डीमन किंग हूँ, मुझे और भी ज्यादा बहादुर होना होगा और मुझे किसी से भी नहीं लड़ना चाहिए। तभी वो आगे कहता है, खाद को बनाने के लिए हमें उसके अंदर वाटर को ऐड करना होगा। और फिर हार्तक से कहता है, हार्तक इस जगह को फॉग से भर दो क्योंकि फॉग के अंदर वाटर होता है। हमारे एमसी की बात को सुनकर हार्तक कहता है, डीमन किंग क्या आप नहीं जानते कि ये जमीन काफी ही ज्यादा सूख गई है, अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो ये पूरी जमीन फट जाएगी, क्या आप चाहते हैं? तभी वो हार्तक को भी धमकाते हुए असुरा की तरफ इशारा करता है और कहता है, क्या तुम अपनी हालत उसकी तरह करना चाहते हो? और हार्तक भी मजबूर हो जाता है और फिर अपने पावर का आज पहली बार उसे गलत यूज करना पड़ता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या इतना पानी काफी है? बॉल उसे टच करते हुए कहता है, पानी को सोखने के बाद ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, अब हमें इस खाद को कहीं सूखी जगह पर रखना है और उसे ब्लैंकेट से ढकना है। लेकिन और फिर अपने सामने के सभी खाद को देखते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन इसे बनाने में काफी लंबा समय लगेगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है। अगर मुझे इस पूरे जगह को खाद से भरना है तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे सभी डीमंस की मदद लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन और फिर काफी ही ज्यादा सीरियस होकर अपने मन में कहता है,
अगर वे सभी मेरे लिए काम नहीं करेंगे तो मुझे डीमन किंग की अथॉरिटी का यूज करना पड़ेगा। अगले सीन में हम एक डीमन विलेज को देखते हैं, जिसके अंदर हम एक घर को देखते हैं, जहां पर घर के अंदर एक डीमन बैठा हुआ होता है और उसके सामने उसकी बेटी बेड पर लेटी हुई होती है। तभी वो छोटी लड़की कहती है, डैड। ये सुनकर उसका फादर कहता है, फ्लॉयड क्या हुआ? तभी वो लड़की रोते हुए अपने फादर से कहती है, प्लीज मुझे खा लीजिए। ये सुनकर उसके फादर काफी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, फ्लॉयड मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। तभी उसकी बेटी रोते हुए कहती है, मुझे मॉम याद आ रही है। ये सुनकर उसके फादर हैरान हो जाते हैं। हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं, जहां पर एक हाई रैंकिंग डीमन उस बच्ची को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था और कह रहा था, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाना है। इतने बड़े डीमन को देखकर वो काफी ही ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तभी वो डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके सामने उस लड़की की मदर आ जाती है, जिसे देखकर वो लड़की काफी हैरान होती है। लेकिन हम उसकी मदर को भी देखते हैं, जिसने भी काफी लंबे समय से कुछ नहीं खाया था और वो भी काफी कमजोर थी। तभी वो हाई रैंकिंग डीमन उस लड़की के सामने ही उसकी मदर को खा जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर उसके फादर अपनी बेटी से कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो मेरे पास जीने के लिए कोई भी रीजन नहीं होता। तभी उसे पीछे से दरवाजा खुलने का आवाज आता है, जिसे सुनकर वो काफी ही ज्यादा घबरा जाता है। हम उन सभी को देखते हैं जहां पर वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। डीमन किंग को यहाँ पर देखकर वो पर्सन काफी घबरा जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक डरावने अंदाज में कहता है, मुझे तुम्हारे स्ट्रेंथ की जरूरत है, और फिर बॉल से कहता है, बॉल इसे अपने साथ ले चलो। ये सुनकर वो पर्सन घबरा जाता है और कहता है, मेरी बेटी के बारे में क्या? अगर मैं उसे यहाँ पर छोड़कर चला जाता हूँ तो हाई रैंकिंग डीमंस आकर उसे खा जाएंगे। हम उसकी बेटी को देखते हैं जो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि खाना ना खाने की वजह से वो काफी ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। तभी वो हिम्मत जुटाकर चिल्लाते हुए कहती है, डैड। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं, फ्लॉयड अपना ध्यान रखना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जेफ्रोस से कहता है, अब हमें कितनों की जरूरत है? ये सुनकर जेफ्रोस कहता है, हमें अभी 30 और डीमंस की जरूरत है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर उस बच्ची की तरफ देखता है जो काफी ज्यादा रो रही थी और भूख की वजह से पूरी तरीके से सूख गई थी। हमें गेम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर पहले भी इस विलेज में आ चुका है। हम देखते हैं जहां पर वो बच्ची बिल्कुल उसके सामने थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता और उसे किल कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि असल में ये सभी चीजें बस एक गेम है। हमारा मेन कैरेक्टर मुड़कर वहां से जाते हुए जेफ्रोस से कहता है, जेफ्रोस ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई भी डीमन खुद के ही लोगों को नहीं खाएगा और ये चीज इल्लीगल होगी, और सभी डीमंस को गैदर करो, हमें काफी सारा खाद बनाना है। और फिर अपने मन में कहता है, मैं डीमन लॉर्ड हूँ, मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए और खेती करने के लिए इतना क्रूअल बनना पड़ेगा और कुछ सैक्रिफाइसेस देनी पड़ेगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम उसी जगह का सीन देखते हैं जहां पर सभी डीमंस खाद बनाने के लिए उन सभी चीजों को मिक्स कर रहे थे, लेकिन वो सभी काफी भूखे थे और हाफ रहे थे। तभी वही डीमन कहता है, आखिरकार हम कुछ दिनों से अपने स्ट्रेंथ को ऐसी बेकार चीजों पे क्यों बर्बाद कर रहे हैं, और ऊपर से खेती करना इम्पॉसिबल है। तभी उसके साइड वाला डीमन कहता है, डीक चुप हो जाओ, अगर डीमन किंग ने तुम्हारी बात को सुन लिया तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर डीक रोक कहता है, वैसे भी हम जल्दी मरने वाले हैं, और तुम्हें क्या सच में लगता है कि ये जमीन खेती करने लायक बन सकती है? और अगर ये वैसी बन भी जाए तो हमारे पास प्लांट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डीक के पीछे आ जाता है और एक डरावने अंदाज में कहता है, क्या तुम क्यूरियस हो कि हम क्या प्लांट करने वाले हैं? हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर डीक की फट जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, डीमन किंग। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए कहता है, मुझे फॉलो करो, और फिर अपने मन में कहता है, मैंने उस दिन उस पेड़ के पास एक छोटे से पर्पल फ्लावर को देखा था और यहाँ पर बस यही एक चीज है जिसे हम प्लांट कर सकते हैं। उस फ्लावर को देखकर डीक कहता है, डीमन किंग क्या आप इसी की बात कर रहे हैं? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, हम इसी फ्लावर को प्लांट करेंगे। बॉल कुछ डीमंस के साथ मिलकर पहले से ही इन सभी फ्लावर्स को अलग अलग जगहों से खोद कर ला रहा था। तभी वो डीमंस कहता है, माफ करना, लेकिन डीमन किंग हम इसके रूट को नहीं खा सकते। अगर हमने इसे खा लिया तो हमें काफी ज्यादा दर्द होगा और हो सकता है कि हम मारे जाएं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस पर्पल फ्लावर को उखाड़ते हुए कहता है, हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बस यही एक चीज है जिसे हम उगा सकते हैं और हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा कि क्या हम इसे खा
सकते हैं कि नहीं। हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर डीमन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि डीमन किंग इसे किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और कहता है माफ करना, लेकिन क्या एक्सपेरिमेंट। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हमें अभी इसे एक्सपेरिमेंट करना होगा, और फिर काफी ज्यादा डरावने अंदाज में पीछे मुड़कर कहता है हमें इसका एक्सपेरिमेंट करना होगा, इसलिए अभी के लिए तुम्हारी बेटी यही चीज खा रही है। हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर डुरोक की रूह कांप जाती है, उसकी सांसें अटक जाती हैं और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और रोते हुए अपने घर की तरफ भागने लगता है और चिल्लाकर कहता है आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी बेटी काफी ज्यादा मासूम है, प्लीज मत खाना उसे, मत खाना। और फिर दौड़ते हुए आकर अपने घर के दरवाजे को खोलता है और चिल्लाकर कहता है फ्लूट, उसे मत खाना। लेकिन तभी उसकी बेटी कहती है डैड। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हांफ रहा था और घबरा जाता है। तभी हम उसकी बेटी को देखते हैं जो सही सलामत होती है और उसकी हालत पहले से काफी अच्छी थी, और फिर कहती है डैड मैं इसे खा रही हूँ और ऊपर से मुझे कोई भी दर्द नहीं हो रहा और मेरा पेट भी फुल हो गया है। अपनी बेटी को पूरी तरीके से सही सलामत देखकर वो डीमन कांपते हुए कहता है फ्लूट, क्या तुम सच में ठीक हो। तभी उसकी बेटी फिर से कहती है लॉर्ड बॉल और लॉर्ड जेफोस ने मुझे कल भी ये चीज खिलाई थी, इसलिए मुझे कोई भी दर्द नहीं हो रहा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डीक के पीछे आ जाता है और कहता है तो क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हो रहा है, काफी लंबे समय पहले ये चीज ह्यूमन के लैंड के ऊपर भी उगती थी और वो सभी इसे पॉइजनस मानते थे, लेकिन फिर भी वो इसकी खेती करते रहे और अपने भूख की समस्या को दूर कर लिया। और फिर एक डेविल की तरह कहता है और असल में इस चीज को आलू कहते हैं। तभी फ्लूट रोते हुए कहती है डीमन किंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप जैसे लो रैंक के डीमन के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, आप सच में काफी दयालु हैं और आपका शुक्रिया। तभी मैसेज पॉपअप होता है आपके किंगडम में से एक डीमन जो खाना खाने की वजह से काफी खुश है, इसलिए आपको पहली बार हैप्पी पॉइंट मिल रहा है और इसलिए आपके पॉइंट में एक हैप्पी पॉइंट जोड़ा जाता है। हम अपने मेन कैरेक्टर के हैप्पी पॉइंट को देखते हैं जो अब 1 हो गया होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। हम फ्लूट को देखते हैं जो काफी मासूम तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही थी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को वही सीन याद आता है जब वो गेम खेल रहा था और उस समय उसने फ्लूट को मार दिया था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से सही सलामत है। तभी वो अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा सीरियस रहना चाहिए। और फिर एक प्यारा सा फेस बनाते हुए फ्लूट से कहता है तुम्हारी जैसी एक बच्ची को काफी सारा खाना खाना चाहिए और जल्दी से बड़ा हो जाना चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर के इतने प्यारे चेहरे को देखकर जेफरोस को छोड़कर वो दोनों कांपने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं वो सबसे पहले मुझे खाना खिलाना चाहते हैं, उसके बाद वो मुझे खाएंगे। सच में डीमन किंग काफी ज्यादा इविल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है डीमन लॉर्ड के टेरिटरी का वेस्ट एरिया, जिसको चेविडे एंड टोर कहते हैं, और इस एरिया को 5 अलग अलग एरिया में डिवाइड किया गया। और इस टेरिटरी में रात को इतनी ठंड होती है जो किसी को भी जमा दे, और सुबह में इतनी गर्मी होती है जो किसी को भी जला दे, और इसका क्लाइमेट इतना खराब है कि यहाँ पर कुछ भी उग पाना इम्पॉसिबल है। पास्ट में लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं था, इसलिए वे सभी जहरीले आलू को खाना शुरू कर दिए और अंत में जाकर वे सभी मारे गए। उन्हें नहीं पता कि ह्यूमन किस तरह के होते हैं, वे सभी इतने कैपेबल हैं कि किसी भी जहरीली चीज को खाने लायक बना सकते हैं। तो अभी हम ड्यूरॉक को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है डीमन किंग अब हमें इन सभी आलू को पीसना होगा। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है बॉल जाओ और उन्हें दिखा दो। ये सुनकर बॉल उन सभी आलू के ऊपर कूद जाता है और उन सभी आलू को पीसने लगता है, जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है हम 5 दिनों से इन सभी आलू को बाहर जमने के लिए छोड़ दिए और दिन के समय इन सभी को बॉल पीसता है। अगर हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो आलू के अंदर जितना भी जहर है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा और हम इसे बाद में स्टोर भी कर सकते हैं और अंत में जाकर ये सभी जहरीले आलू खाने लायक हो जाएंगे। तो अभी वो पीछे मुड़कर जेफरोस से कहता है जेफरोस खेती करने वाले सभी स्क्वाड को जमा करो, और फिर एक काफी ही ज्यादा गंदा शक्ल बनाते हुए कहता है क्योंकि खाना खाने का समय हो गया, और अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि उन्हें ये खाना काफी पसंद आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वो सभी वर्कर होते हैं और उन सभी से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हमारे पास ज्यादा आलू नहीं है, इसलिए तुम में से हर एक को सिर्फ 2 ही आलू मिलेंगे। तभी जेफोर्स हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है डीमन किंग हमारे पास अभी भी काफी सारा आलू बचा है, तो क्या हम उनसे और भी ज्यादा आलू नहीं बना सकते। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मुझे मालूम है कि हमारे पास अभी भी काफी सारा आलू बचा है, लेकिन अगर हम पूरे डीमन आर्मी को खाना खिलाना चाहते हैं तो उतने आलू काफी नहीं है। और फिर काफी ही ज्यादा खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो हम काफी सारा आलू उगाएंगे और उन सभी आलू को हजारों आलू में बदल देंगे। तभी हम उन सभी वर्कर को देखते हैं जो जहरीले आलू को देखते हुए कहते हैं क्या हम इसको खा सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ये खाने लायक है, और ऊपर से एक बार मेरे रिश्तेदार ने इसे खाया था तो वो मारा गया था। तभी डिरॉक उन सभी से कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि इसके अंदर कोई भी जहर नहीं है, और ऊपर से डीमन लॉर्ड हाल ही में काफी ही ज्यादा बदल गए हैं और वे हमें कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। ऊपर से फ्लूट ने भी इसे खाया था और वो अब पूरी तरीके से ठीक है। ये सुनकर दूसरा वर्कर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम बेवकूफ हो,
एक बार डीमन किंग को देखो। हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो किसी डीमन की तरह हंसते हुए उन सभी से कहता है, जल्दी से उसे खा लो, उसके अंदर कोई भी जहर नहीं है, तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और फिर वही वर्कर कहता है, तुम्हें क्या सच में लगता है कि डीमन किंग हम सभी को खाने के लिए खाना देंगे? उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि वे चाहते हैं कि हम तड़प तड़प कर मरे। तभी डीक उसकी बात को इग्नोर करते हुए उस आलू को खा लेता है, जिसे देखकर वो पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, डीक क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन डीक उस आलू को चबाने लगता है और फिर उसे गटक जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। और फिर डीक चिल्लाते हुए कहता है, डीमन किंग की उम्र लंबी हो, और काफी ही ज्यादा रो रहा था क्योंकि ये आंसू उसके खुशी के आंसू थे। एक पर्सन के खाने के बाद उन सभी ने देखा कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए उन सभी ने भी उन सभी आलू को खा लिया। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सभी वर्कर्स हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़े होते हैं और हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डीमन किंग ने हमें खाने के लिए खाना दिया। और फिर काफी ही ज्यादा जोरों से चिल्लाते हुए कहते हैं, डीमन लॉर्ड की जय हो, डीमन लॉर्ड की उम्र लंबी हो, हम हमेशा डीमन लॉर्ड क्रेडोस के साथ हैं। उन सभी के नारे को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, मुझे सच में इस तरह का नारा नहीं पसंद, लगता है मुझे बाद में चलकर इसे हटाना पड़ेगा। हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए जेफ्रोज अपने मन में कहता है, उनके फेस को देखकर ऐसा लगता है कि वे सच में इस बंजर जमीन को खेती करने लायक बना सकते हैं, और हो सकता है कि वे सच में हमारे इस डीमन किंगडम की खाने की कमी की समस्या को दूर कर दे। तभी मैसेज पॉपअप होता है, आपकी पूरी डीमन आर्मी काफी ज्यादा खुश है, इसलिए आपको 50 हैप्पी पॉइंट मिलते हैं। हम अपने एमसी के टोटल हैप्पी पॉइंट को देखते हैं जो 51 हो चुके होते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पास काफी सारे पॉइंट हो गए हैं और अब मैं अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। और फिर अपने स्टेटस पैनल को ओपन कर देता है और अपने मन में कहता है, लेकिन अभी के लिए मुझे किसे अपग्रेड करना चाहिए और किससे मुझे ज्यादा फायदा होगा? अच्छा होगा मैं अभी के लिए अपने सभी पॉइंट को इकट्ठा करूं। और फिर अपने मन में कहता है, अभी के लिए हमें खाद वाले स्क्वाड और खेती करने वाले स्क्वाड को अलग अलग करना होगा। तभी जेफ्रोज उन सभी से कहता है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब तुम सब काम करने के बाद अपने गांव जाना तो उन सभी को बता देना कि हम खेती कर रहे हैं जिसे हम खा भी सकते हैं, और हम सभी डीमन से वादा करते हैं कि अगर वे सभी डीमंस आलू को उगाने में हमारी मदद करते हैं तो उन सभी को हम खाने के लिए खाना देंगे। जेफ्रोज की बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, जेफ्रोज जितना दिखता है वह उससे भी ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन वह काफी परेशान करता है। जो भी हो, वह मेरी काफी मदद भी करता है। और फिर ऐसे ही काफी सारे डीमंस ने आलू को उगाने के लिए हमारी मदद करना शुरू कर दिया, और दूसरी साइड शिरो और हार्ट तक सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे। वह पहली बार अपनी पावर का गलत यूज कर रहे थे और खाद बना रहे। तभी हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कुछ डीमंस को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, हाँ 2 कदम आगे, नहीं 2 कदम पीछे, हाँ 1 कदम और आगे, और उसे वहीं पे गाड़ दो। जहाँ पे वो सभी डीमंस असुरा को वहीं पे गाड़ देते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर असुरा के ऊपर ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है, जिसकी वजह से असुरा दर्द में चिल्लाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, मैं भी नाइट्रोजन को बनाने में काफी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अब हमारे पास काफी सारा खाद हो गया है, इसलिए अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन करना चाहिए। और फिर उन सभी खाद को देखते हुए अपने मन में कहता है, हमें इस जमीन के ऊपर इन सभी खाद को अच्छे से फैलाना होगा, लेकिन ये जमीन काफी बड़ी है और यह सभी काम खेती करने वाले लोग नहीं कर सकते क्योंकि वह काफी कमजोर है और उन्होंने अभी तक काफी कम ही आलूओं को खाया है। तभी असुरा अपनी टूटी फूटी और दर्द भरी आवाज में कहता है, क्रेडोस तुम हरामखोर, मुझे बस मार दो, मेरी बेइज्जती मत करो। लेकिन उसकी बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर फिर से ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है और अपने मन में कहता है, एक डीमन कमांडर काफी लंबे समय तक बिना खाना खाए रह सकता है और वह लगातार काम कर सकता है। और फिर परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, क्या मेरे पास सच में कोई चॉइस नहीं है? क्या मुझे सच में बस इंतजार करना होगा? तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर के पैलेस को देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जेफ्रोज से कहता है, क्या तुमने सच में स्टार मास्टर से लोगों के लिए रिक्वेस्ट किया है? जेफ्रोज कहता है, हाँ मैंने किया। हमने उन्हें ऑर्डर दिया है कि वे सभी जितना हो सके उतने लोगों को हमारे पास खेती करने के लिए भेज दे, और हमने चौथे स्टार मास्टर के पास एक मैसेंजर को भी भेजा है, और चौथा स्टार मास्टर सभी एरिया को मैनेज करता है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ। जेफ्रोज की बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये मैसेंजर भूख की वजह से रास्ते में ही मर गया। लेकिन अभी के लिए हमारे पास जितने भी लोग हैं उतने लोगों के साथ हम सभी खाद को उस पूरे जमीन पे बिछा नहीं सकते। तभी हम पहले स्टार मास्टर के एरिया को देखते हैं, जिस एरिया को क्लिफ ऑफ डेथ कहते हैं। तभी उसका एक सबऑर्डिनेट उससे कहता है, हमारे जासूसों के हिसाब से डीमन लॉर्ड क्रेडोस ने सच में खेती करना शुरू कर दिया है और देखने से लग रहा है कि उसने पहले से ही खाने लायक खाने को उगा लिया है। उसकी बात को सुनकर पहला स्टार मास्टर कहता है, ओह अच्छा क्रेडोस, वो इन सभी चीजों को इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझसे डरा हुआ है। अगर मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होता रहा तो काफी सारे डीमंस मारे जाएंगे। वो ह्यूमन के साथ होने वाले युद्ध को रोकना चाहता है और भुखमरी से मरने वाले लोगों के नंबर को कम करना चाहता है। हम उसके नाम को देखते हैं जिसका नाम सुरुथुल होता है और वो पहला स्टार मास्टर होता है जिसे फादर ऑफ द डेथ कहते हैं। तभी वो अपने सबऑर्डिनेट से कहता है, क्रेडोस ने जिन सभी स्टार मास्टर के पास अपने मैसेंजर को भेजा है उन सभी मैसेंजर को स्टार मास्टर तक कभी भी पहुंचने मत देना। ये सुनकर उसका सबऑर्डिनेट कहता है, हाँ बिल्कुल, और ऊपर से किसी भी स्टार मास्टर को ये पता भी नहीं है कि क्रेडोस ने वॉर को रोक दिया है
और वो अब खेती कर रहा है। तभी सुरुथुल कहता है, डीमंस, उन सभी को मरना होगा और बाद में चलकर वे सभी डीमंस मेरा खाना बन जाएंगे और मेरी आर्मी में जुड़ जाएंगे और उसके बाद मैं क्रेडोस को मार डालूंगा और नया डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा। और फिर अपने सबऑर्डिनेट से कहता है, एड, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर काफी ज्यादा भयानक तरीके से कहता है, मैं चाहता हूं कि क्रेडोस जिस जगह पे खेती कर रहा है तुम उस जगह को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। ये सुनकर उसका सबऑर्डिनेट काफी ही ज्यादा मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में हम असुरा को देखते हैं जो ठंड की वजह से कांप रहा होता है क्योंकि अभी के लिए रात का समय था। तभी हम वहां पर उसी पर्सन को देखते हैं जो असुरा की हालत देखकर कहता है, क्रेडोस सच में काफी ही ज्यादा जालिम है, उसने असुरा की हालत काफी ही ज्यादा खराब कर दी है। और फिर असुरा से कहता है, असुरा तुम परेशान मत हो क्योंकि जब एक बार हमारे लॉर्ड क्रेडोस को मार डालेंगे तो उसके बाद वे तुम्हें अपने अंडर ले लेंगे क्योंकि वे तुम्हें काफी पसंद करते हैं। और फिर अपनी पावर का यूज करते हुए कहता है, इस पूरी जगह को तबाह कर दो। और उसके पीछे काफी सारे घोस्ट आ गए थे। हम उन सभी घोस्ट को देखते हैं जो काफी तेजी से उन सभी जमीन को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उनमें से एक घोस्ट उन सभी खाद की तरफ इशारा करते हुए एड से कहता है, लॉर्ड, हमारे जासूसों ने बताया था कि ये सभी चीजें खाद हैं। ये सुनकर फीकामीर हंसते हुए कहता है, हा, इन सभी को इस पूरी जमीन के ऊपर फेंक दो। ये सुनकर वो सभी घोस्ट उन सभी खाद को पूरी जमीन के ऊपर फेंकने लगते हैं। तभी फीकामीर चिल्लाते हुए कहता है, इन सभी खाद को जमीन के अंदर मिला दो और ध्यान रखना कि एक भी जगह बाकी ना हो। अब क्रेडोस इन सभी चीजों का फिर से यूज नहीं कर पाएगा। और काफी ही ज्यादा जोरों से हंसने लगता है। उसे लग रहा था कि वो काफी चालाकी वाला काम कर रहा है। उसको ऐसा काम करता हुआ देखकर असुरा काफी अजीब फेस बनाता है। हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहां पर ज़ेफिरोस हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है, हमें काफी अच्छे तरीके से इन सभी खाद को जमीन के अंदर मिलाना है। ये सुनकर असुरा कहता है, लेकिन इतने मुश्किल काम को करना आसान नहीं है और ऊपर से खेती करने वाले लोग काफी कमजोर हैं, वे सभी ऐसा काम नहीं कर सकते। सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर वे सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर के काम को आसान कर रहे थे। तभी फीकामीर चिल्लाते हुए कहता है, क्रेडोस, अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा काम खत्म हो गया। उसकी ऐसी हरकत देखकर असुरा निराश होते हुए कहता है, क्या ये क्रेडोस को बर्बाद करने के लिए आया था कि उसकी मदद। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर उनमें से एक घोस्ट काफी ज्यादा थक गया था। तभी दूसरा कहता है, तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए और जल्दी से काम करो। तीसरा कहता है, हमें डीमन किंग क्रेडोस को पूरी तरीके से तबाह करना होगा कि कभी भी वो इस जगह पर खेती न कर पाए। तभी वही घोस्ट कहता है, नंबर 2718, तुम आज काफी मेहनत कर रहे हो, नहीं तो तुम रोज काफी आराम करते थे। ये सुनकर नंबर 2718 कहता है, हाँ तुमने सही कहा, नंबर 10341। तभी नंबर 10341 खड़ा होते हुए कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे भी आज काफी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और मुझे आज अपने ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैंने आज क्रेडोस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और फिर नंबर 10341 कहता है, तुम काफी बड़े बेवकूफ हो। और काफी तेजी से काम करते हुए कहता है, लेकिन आज मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ बनूंगा और डीमन किंग को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। तभी वो चिल्लाते हुए कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, हमें जल्दी से काम करना होगा। और ऊपर से सूरज भी निकल रहा है। हम देखते हैं जहां पर सूरज की रोशनी की वजह से वे सभी घोस्ट मरने लगते हैं, लेकिन वे सभी अपने ऊपर प्राउड फील करते हुए कहते हैं, इस तरह मरना ज्यादा बुरा भी नहीं है, क्योंकि आज हमने अपने लॉर्ड की काफी मदद की। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि ये सभी चीजों से हमारे मेन कैरेक्टर की मदद हो गई तो उन्हें कैसा लगेगा। और वे सभी घोस्ट अंत में जाकर मारे जाते हैं। उन सभी को मरता हुआ देखकर फीकामीर रोते हुए कहता है, तुमने आज काफी मेहनत किया, इसलिए तुम सभी अब आराम करो। और मैं अब क्रेडोस की फेस को देखना चाहता हूँ, जब वो अपने लैंड को इस तरह देखेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर जेफोस हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, हमें उन सभी खाद को जमीन के अंदर मिलाने में काफी लंबा समय लगेगा, क्या हम अभी के लिए उन सभी आलू को उगा नहीं सकते। हम उस घर के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने काफी सारा आलू होता है। जिन सभी को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर जेफिरोज से कहता है, ये सभी आलू अभी के लिए डॉर्मेंट स्टेट में है। जेफिरोज कहता है, क्या डॉर्मेंट स्टेट। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, वे सभी आलू अभी के लिए उग नहीं सकते और उन्हें तुरंत उगाने से हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। जब वे सभी आलू जमीन के अंदर होते हैं तो आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें उखाड़ लेते हैं तो उन्हें काफी बड़ा शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये सभी आलू डॉर्मेंट स्टेट से बाहर आ जाएं, तो मुझे इन सभी आलू को 2 या 3 हफ्तों तक 4 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा और फिर अचानक से इन सभी को मुझे किसी अंधेरे और गर्म जगह पर रखना होगा। मैं चाहता हूं कि सीर अपनी कोल्ड एनर्जी से ये सभी काम आसानी से कर दे, लेकिन सच में वो अभी के लिए काफी गुस्सा है। अगर मैं यही चीज हार्तक से कहता हूं, लेकिन वो भी काफी गुस्सा है, मैं उन दोनों को उकसा नहीं सकता, नहीं तो अगर वे दोनों साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक करते हैं तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए अच्छा होगा मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूं। लेकिन ये भी अच्छा है कि मैं इन सभी आलू को 23 डिग्री पर बड़ा कर रहा हूं।
और मैंने इन सभी सोल्जर से कहा है कि वे सभी स्क्वाड करें जिससे वे सभी और स्ट्रांग होंगे। उन सभी की हालत देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन सच में वो काफी जल्दी थक गए। और फिर काफी ही ज्यादा सीरियस होकर जेफिरोज से कहता है, जेफूज चलो अपनी जगह पर चलते हैं जहां पर हमें खेती करनी है। मैं वो सभी चीजें करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं उन सभी नाइट्रोजन को बस जमीन के अंदर मिला सकता हूँ, तो मैं बस वही काम करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आ गया होता है, लेकिन पहले से ही उस जगह पर सभी खाद जमीन में मिले हुए थे, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या पहले से ही सभी खाद जमीन के अंदर मिल गए हैं? आखिरकार ऐसी हरकत किसने की? हम असुरा को देखते हैं जो बेफिक्र होकर सो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अब हम खेती कर सकते हैं। आखिरकार इस तरह का चमत्कार कैसे हो गया? लेकिन जब फीका अमीर हमारे मेन कैरेक्टर के फेस को देखता है तो उसे लग रहा था कि हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घबरा और डर गया है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम फीका अमीर के पीछे बॉल को देखते हैं जो फीका अमीर को हमारे मेन कैरेक्टर के सामने लेकर आ गया होता है और कहता है, ये पर्सन वहां पर छुपने की कोशिश कर रहा था। फीका अमीर को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, ये तो फीका अमीर है, वो तो क्लिफ ऑफ डेथ से है और पहले स्टार मास्टर के अंडर काम करता था। क्या उन सभी ने हमारी रिक्वेस्ट सुनकर यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हैं? और फिर फीका अमीर से कहता है, फीका अमीर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर फीका अमीर उसे कुछ बताना ही चाहता है, तब तक हमारा मेन कैरेक्टर उसके फेस पर एक पंच मार देता है, जिसे देखकर जेफोस हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, माय लॉर्ड वो आपको कुछ बताना चाहता था, आखिरकार उसके बताने से पहले आप उसे क्यों मार रहे हैं? ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, देखने से लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं उसे काफी अच्छे से पीट देता हूँ तो वो मुझे मेरे हर सवालों का जवाब दे देगा। तभी हम फीका अमीर के फेस को देखते हैं जो पिचक गया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, हाँ डीमन किंग से जैसी उम्मीद थी, लेकिन मैं फीका अमीर, मुझसे किसी भी बात को निकलवाना इतना आसान नहीं है। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर अपनी फुल स्ट्रेंथ यानी कि 20% स्ट्रेंथ के साथ फीका अमीर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फीका अमीर दर्द में चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर में हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा थक जाता है, तभी मैसेज पॉपअप होता है, आप अपने हैप्पी पॉइंट का यूज करते हुए अपने किसी भी स्टेट को बढ़ा सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने 50 हैप्पी पॉइंट का यूज करते हुए अपने स्टैमिना को 20% से 30% कर लेता है और तुरंत ही फिर से फीका अमीर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फीका अमीर चिल्लाते हुए कहता है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर रुक जाता है और कहता है, तो चलो जल्दी से बताओ। ये सुनकर फीका अमीर कहता है, हमें आदेश दिया गया था कि हम इस पूरे जगह को तबाह कर दें। अगले सीन में हम देखते हैं जाबा जेफिरोज हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, तो अंत ने पहला स्टार मास्टर यानी कि सरथुल हमारे रिक्वेस्ट को मना कर दिया है और उसने कहा कि वो हमें कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं देगा। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे पता है कि वो चाहता है कि काफी सारे डीमंस मारे जाएं जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ये सुनकर जेफरोज कहता है, मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक चांस हो सकता है। अगर आप पहले स्टार मास्टर को डिफीट कर देते हैं तो आप उन सभी डीमंस को दिखा सकते हैं जो आपके खिलाफ है कि आपके सामने कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। जेफरोज की बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, ये काफी बड़ी समस्या है। अगर मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देता हूं तो वे बार बार मेरे रास्ते में आते रहेंगे, जिससे मुझे खेती करने में काफी परेशानी होगी। इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करना होगा। तभी जेफरोज हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिरकार हम सरुथुल को डिफीट कैसे करेंगे। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि उसकी एबिलिटी है कि वो अपनी बॉडी को एक घोस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और फिर अपने मन में कहता है, यहां तक कि गेम के अंदर भी उससे फाइट करना काफी मुश्किल था, और जब उससे फाइट करो तो ऐसा फील होता है कि हम उसके साथ लुका छुपी खेल रहे हैं, और उस जैसे कीड़ों को मारना काफी मुश्किल है क्योंकि वो हमेशा छुपता रहता है। और फिर काफी ही ज्यादा डरावने अंदाज में कहता है, अगर हमें उन्हें मारना है तो हमें उन सभी कीड़े को उनके घोंसले से बाहर निकालना होगा। अगले सीन में हम फ्लूट को देखते हैं जो असुरा को घूर रही थी, जिसे अपनी तरफ देखता हुआ देखकर असुरा गुस्से में कहता है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। ये सुनकर फ्लूट कहती है, बात कुछ ऐसी है, और फिर असुरा के सामने झुकते हुए कहती है, मैंने सुना है कि डीमन किंग कह रहे थे कि आपने अपना काफी बड़ा बलिदान दिया है, जिसकी वजह से आज हमारे पास खाने के लिए खाना है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर असुरा काफी ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए फ्लूट से कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं असुरा हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर फ्लूट काफी ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी हम असुरा को देखते हैं जो आग बबूला हो रहा था और कहता है, क्रेडोस बस तुम इंतजार करो, जिस दिन मैं इस जगह से फ्री हो गया उसी दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी असुरा को साइड से आवाज आती है जहां पर कोई कहता है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो। ये सुनकर असुरा साइड में देखता है जहां पर हम काफी दूर किसी को देखते हैं। जब हम उस जगह को ध्यान से देखते हैं तो वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है और नाच रहा होता है।
उसने फीका मीर को एक लकड़ी पर टांग दिया होता है और लिख दिया होता है कि हमारे पास अब दूसरा लाइटनिंग रॉड आ गया है। उस चीज को पढ़कर असुरा काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या दूसरा लाइटनिंग रॉड? इसका मतलब? और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने मन में कहता है, इसका मतलब मैं अब आजाद हो गया, अब मुझे रात दिन इस दर्द को नहीं सहना पड़ेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फीका मीर को भी असुरा के साइड में गाड़ देता है, जिसे देखकर असुरा भी हैरान हो जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों के ऊपर ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है, जिसकी वजह से असुरा उस दर्द को सहते हुए अपने मन में कहता है, इसका बस यही मतलब है कि यहाँ पर अब बस 2 लाइटनिंग रॉड है जो नाइट्रोजन को बनाएंगे। हम देखते हैं जहां उन दोनों को दर्द सहते हुए गोले के अंदर सरुथुल देख रहा होता है और फिर रोते हुए कहता है, मेरे बच्चे फीका मीर, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो फीका मीर के ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से फीका मीर को काफी ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे इतना ज्यादा दर्द में तड़पता हुआ देखकर सरुथुल रोते हुए चिल्लाकर कहता है, फीका मीर, उसे बहुत दर्द हो रहा है, रुक जाओ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर लगातार अटैक करता रहता है, जिसे देखते हुए सरुथुल और भी ज्यादा रोते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ प्लीज, उसे मत मारो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर साइड में देखता है जहां पर एक कावा अपने हाथ में क्रिस्टल बॉल को लिए हुए होता है और उसी क्रिस्टल बॉल से सरुथुल हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में गुस्से में कहता है, तुमने मेरे खेत को बर्बाद करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें पछतावा करना होगा। मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। अगले सीन में फ्लूट को देखते हैं जो जमीन को खोद रही थी, जिसे देखकर असुरा उसकी तरफ देखता है जहां उसके हाथ में काफी सारे घाव होते हैं। तभी असुरा फ्लूट से पूछता है, आखिरकार तुम क्या कर रही हो? ये सुनकर फ्लूट पीछे मुड़कर देखती है और फिर असुरा से कहती है, 4 ग्रेट कमांडर और डीमन किंग मिलकर खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं भी उनकी मदद करना चाहती हूँ। ये सुनकर असुरा मुस्कुराते हुए कहता है, जो भी हो, तुम एक लो लेवल की डीमन हो और तुम सच में काफी बेवकूफ हो। मेरे बगल में जो पर्सन टंगा हुआ है, उसी पर्सन ने इस पूरी जगह में खाद को मिलाया है। ये सुनकर फ्लूट फीका मीर के पास आ जाती है और कहती है कि आपने सच में ऐसा किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी खेत को बोना चाहती हूँ और इस खेत के अंदर और भी ज्यादा लाइटनिंग रॉड लगाना चाहती हूँ। तभी फीका मीर एक प्यारी स्माइल के साथ फ्लूट से कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। तभी साइड से असुरा कहता है, क्या तुम काफी बूढ़े हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है कि सच में इस जैसे बंजर और गंदे जमीन पर कुछ उग सकता है? और वो चीज जिनकी तुम बात करते हो, जैसे आलू कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो उगेगा? जो भी हो, सभी लोग अंत में जाकर भुखमरी की वजह से मारे जाएंगे। लेकिन फ्लूट उसकी पूरी बात को नहीं सुनती और वहां से भाग कर जाते हुए कहती है, आपका शुक्रिया, मुझे आलू के पास जाना होगा। और फिर वहां से दौड़ते हुए जाने लगती है, जिसे देखकर असुरा मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार वो क्या करना चाहती है? यहां से सीन शिफ्ट होता है, हम अपने मेन कैरेक्टर के कैसल को देखते हैं, जहां पर ज़ेफरोस हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि हमारे प्लान के अंदर कुछ कमी है, क्योंकि सरुथुल पहले से ही जानता है कि ये एक ट्रैप है, तो आखिरकार वो फीका मीर को बचाने के लिए क्यों आएगा? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ बिल्कुल, वो उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। सबसे पहले मैं उसके पास अपने सबॉर्डिनेट्स को भेजूंगा और उसे फोर्स करूंगा कि वो अपनी जगह से बाहर आए। उसके बाद हम उन सभी को पकड़ लेंगे और उन्हें किल कर देंगे। हम उनमें से हर एक का नामो निशान मिटा देंगे। अगले सीन में हम बाल को देखते हैं जो पूरे खेत के ऊपर नजर रख रहा होता है। तभी हम दूर उसी काव्य को देखते हैं जिसके हाथ में वही क्रिस्टल बॉल होता है। जहां उस बॉल की हेल्प से पहला स्टार मास्टर उन सभी को देख रहा था और कहता है, क्रेडोस, तुम सच में काफी बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बच्चे को तड़पाते रहोगे और मैं उसे देख नहीं पाऊंगा? लेकिन मुझे फीका मीर को लेकर काफी बुरा लग रहा है, लेकिन अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता और मेरा बस एक ही पर्पस है, पूरे खेत को बर्बाद कर देना और तुमने जिन सभी चीजों को उगाया है उन सभी चीजों को तबाह कर देना। और फिर कहता है, कर्स स्पिरिट, जाओ और हमला करो। हम काफी सारे कर्स ग्रेड को देखते हैं जो हमारे एमसी के स्टोरेज रूम की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। सरुथुल आगे कहता है, जाओ उन सभी को क्रश कर दो और सभी चीजों को तबाह कर दो। वे सभी स्पिरिट थे, इसलिए वे सभी काफी आसानी से उस स्टोरेज रूम के अंदर चले जाते हैं। तभी हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे पहले से ही पता था। हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज को सुनकर वो सभी स्पिरिट शॉक हो जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है, मुझे पूरा यकीन था कि तुम सब स्पिरिट यहाँ पर जरूर आओगे। और फिर एक डेविल की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सब मर चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी कब्र में तुम्हारा फिर से स्वागत है। आज तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर एक पल के लिए सभी स्पिरिट घबरा जाते हैं। उन सभी को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, जब मैं पहली बार इन सभी मॉन्स्टर से गेम के अंदर मिला था तो इन सब से फाइट करना काफी ही ज्यादा मुश्किल था। ये सभी सरुथुल के काफी ही ज्यादा पावरफुल आर्मी है। और सबसे पहला, ये सभी लोग हमेशा ग्रुप के अंदर अटैक करते हैं और इनके ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं आता। और इनकी सबसे बड़ी खासियत, ये लोग प्लेयर्स की उम्र को सोख सकते हैं और ये जिस भी लोगों को टच करते हैं उनकी एबिलिटी को कॉपी कर सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन इन सभी को खत्म करने का एक तरीका है। और फिर चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर कौन ऐसा है जो सबसे पहले फ्राई होना चाहता है? और अपने मन में कहता है, जब हम इनके ऊपर कोई लाइटनिंग एट्रीब्यूट से अटैक करते हैं
तो उसके बाद इनके ऊपर फिजिकल एबिलिटी काम आती है। तभी वे सभी स्पिरिट घबरा जाते हैं और कहते हैं जल्दी से यहाँ से भागो, यहाँ पर ट्रैप बिछा हुआ है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक डेविल की तरह हंसते हुए कहता है तुम सब यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि असल में रियल ट्रैप शुरू हो चुका है। वे सभी स्पिरिट काफी तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजे के ऊपर पहले से ही हमारे मेन कैरेक्टर का ब्लड था, जिन सभी ब्लड को हमारे मेन कैरेक्टर ने कल रात ही फैला दिया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने सबसे पावरफुल स्किल ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है और अपने उस हाथ को उस ब्लड से टच करता है, जिसकी वजह से उसके पूरे ब्लड में बिजली दौड़ने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर का जिस भी जगह पर ब्लड था उन सभी ब्लड में लाइटनिंग एक्टिवेट हो जाती है और एक ही बार में उन सभी स्पिरिट को काफी ही ज्यादा जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से उनकी रियल बॉडी सामने आ जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है अब तुम उनके ऊपर फिजिकल अटैक कर सकते हो, जल्दी करो और उनके ऊपर हमला करो। ये सुनते ही वे सभी डीमंस दीवार को तोड़कर अंदर घुसते हैं और फिर उन सभी स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मुझे मालूम है कि ये सभी डीमंस काफी कमजोर और निठल्ले हैं, लेकिन अंत में जाकर इनके ऊपर ही ये सभी चीजें डिपेंड करता है। लेकिन सच में वे सभी फिजिकल अटैक करने में काफी ही ज्यादा अच्छे हैं। और फिर अपने ऊपर प्राउड करते हुए कहता है अब मुझे सच में फील हो रहा है कि मैं एक महान राजा हूँ। हो सकता है कि मैं पहले से ही इस दुनिया से बिलोंग करता था। तभी उसकी नजर एक स्पिरिट पर जाती है जिसे अभी तक लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं लगी थी और वो अभी भी अपने स्पिरिट के फॉर्म में था, जिसे देखकर हमारा एमसी उसके ऊपर जंप कर देता है और उसके ऊपर अपने ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है। तभी उसे साइड से काफी जोरों से आवाज आती है, जिसकी वजह से वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर फ्लूट चिल्ला रही थी, जिसे देखकर हमारा एमसी काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि फ्लूट के ऊपर एक स्पिरिट ने अटैक कर दिया था और अगर उसने एक बार फ्लूट को टच कर दिया तो वो फ्लूट की सारी उम्र चूस देगा। अपनी बेटी को इतने खतरनाक सिचुएशन में देखकर उसके फादर काफी ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है क्या सच में इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं? और फिर काफी ही ज्यादा घबराते हुए उस स्पिरिट के पास एक आलू को फेंकते हुए अपने मन में कहता है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं उसके ऊपर अपने ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता हूँ तब भी मेरा ब्लड उस तक नहीं पहुंचेगा। और फिर उस स्पिरिट के पास एक आलू को फेंक देता है और काफी ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है मैं सच में काफी ही बड़ा बेवकूफ हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि असल में मैं उसके पास एक आलू क्यों फेंक रहा हूँ। इससे कोई भी मदद नहीं होगी। मुझे जल्द से जल्द फ्लूट को बचाना होगा।